नमस्कार, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? तैयारी आपकी ठीक चल रही है? आज हमारी क्लास एक नए मोड में शुरू हो रही है और हिस्ट्री की क्लास में जैसा कि हमने कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू किए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना? और वो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, डीप लेवल के, काफ़ी इंटीरियर एरिया में जाके। जैसे अभी पिछले क्लास में हमने आपको थोड़े से क्वेश्चन सोल्व किए, तो उसमें आया था प्राग की संधि क्या है ना? एक 30 ईयर्स वार क्या है उसमें, दूसरा मानवतावाद के जनक क्या है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री ही शुरू कर रहे हैं बच्चों इस क्लास में, ताकि आपका जो क्वेश्चन है किसी भी एंगल से आए, कहीं से भी आए, वो आपका गलत ना हो। तो जहाँ तक बात है बच्चों, जैसे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं और विश्व इतिहास, तो कुछ हमें पैरामीटर पता होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कैसे जानोगे कि हमारी दिशा और दशा क्या है? ठीक है बच्चों, तो विश्व इतिहास में हमें कुछ टॉपिक पता होना चाहिए। जैसे इसको हम ऐसे बांट सकते हैं बच्चों, यूरोप के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है और अमेरिकन हिसाब से हमें क्या पढ़ना है, और एशिया और अफ्रीका के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है। ये इस तरह हम वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों, कि यूरोप में हम जब पढ़ेंगे तो क्या कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हम थोड़े से, जहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ना बच्चों, वो ज़्यादा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यूरोप की जब शुरुआत करते हैं, यूरोपीय इतिहास की, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे आज की क्लास की। लेकिन थोड़ा सा एक हम ये पता हो भी शेप क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो यूरोप में जैसे हम शुरुआत करते हैं बच्चों, तो वाणिज्यवाद क्या है, यानी कि जिसको हम कॉमर्शलिज्म भी बोलते हैं, वाणिज्यवाद भी कहते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक। और इन दोनों से पहले, कि दोनों के इंट्रोडक्शन में हम ये थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि पुनर्जागरण, रिनेसां जिसको हम बोलते हैं, ये कृषि क्रांति यूरोप में, और उपनिवेशवाद, क्योंकि इन सारों की जड़ आकर किस में बैठ जाते हैं, कॉलोनलाइजेशन की, यानी कि कॉलोनीज जो बनी है, उपनिवेश बने हैं, तो इन तीनों की, इसकी जड़ में ये तीनों चीजें आती हैं, वाणिज्यवाद, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति। अब थोड़ा सा जब वाणिज्यवाद बढ़ गया, तो यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं, जैसे एक बच्चों शानदार क्रांति। थोड़े थोड़े पॉइंट पढ़ने में, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। इटली जर्मनी एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, ये तो बेसिक टॉपिक है बच्चों आपके किससे संबंधित है, जो यूरोपियन इतिहास हम पढ़ते हैं वो। अमेरिका के जब हम जाते हैं, तो अमेरिका में हमने पढ़ना है बच्चों अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, यानी कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसमें क्या क्या रोल है। जैसे एक क्वेश्चन आया था बोस्टन टी पार्टी, आपने हल भी किया 1773 में, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, ये कुछ चीजें बताई थी, पेरिस सम्मेलन, इस टाइप के। और एशियन अफ्रीका में हमें क्या पढ़ना है, जैसे रूस की क्रांति, चीनी क्रांति, या चीन के अंदर जो परिवर्तन हुआ वो, और साम्यवाद क्या है, एक चीन से ही संबंधित आपके क्या है, अफीम युद्ध, यानी कि चीन में 2 अफीम युद्ध हुए हैं। और ऐसे ही आपका, और आगे हम चले, या रूस और चाइना तो आ ही गया, फिर हम इन सब को मिला दें,
तो आपके वर्ल्ड वार भी पढ़ने पड़ते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं टिक भी कर देता हूँ, तो जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो यहाँ से आते हैं, एक यहाँ से आते हैं, एक इटली जर्मनी एकीकरण, एक फ्रांस की क्रांति, ये और कुछ मिले जुले जो इनके बीच के इंटीरियर पॉइंट वहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ हमें इस हिसाब से आपको सिलेबस कराना है जहां आपके क्वेश्चन कवर हो। और मेन तो पॉइंट क्या है बच्चों की, कुछ सिलेबस ऐसा भी है कि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए कि मोस्टली फ्रांस की क्रांति सबसे ज्यादा लंबी है आपकी, अफीम युद्ध चीन की क्रांति, और संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्ल्ड पावर के रूप में उभरना, हालांकि राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम आपको करा चुके हैं, इटली जर्मनी एकीकरण, और उसमें एक रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति 1917 की। तो फ्रांस की क्रांति तो आपकी कब की है, 1789 की। स्वतंत्रता संग्राम कब है, 1776। रूस की क्रांति आपकी क्या है, 1917। और आपकी चीनी क्रांति 1949, यानी कि 1911 से 1949 में ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहीं से आपका साम्यवाद का जन्म। ये एक थोड़ा सा हमारा 8 से 10 टॉपिक टोटल मिलाकर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये मिलाकर हमारा पॉइंट बनता है। अब बात करते हैं बच्चों हम कि थोड़ा सा एक बार ये देखो, यूरोप से शुरुआत करेंगे, है ना। यूरोप से शुरुआत करते हैं तो यूरोपियन इतिहास जो है, देखो बच्चों, ये आपको पता है कि वर्ल्ड का जो मैप है, थोड़ा सा हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि गलती न हो। और यहाँ का जो एरिया है सारा मोरक्को से होता हुआ इस टाइप से, यही सारा आपका क्या कहलाता है, यूरोप कहलाता है, इस टाइप से। यहाँ आपका अरबियन पेनिनसुलर, और ये आपका ईरान, यहाँ आपका इंडिया, इस हिसाब से सिस्टम। तो यहाँ सारे जितनी भी घटनाएं हैं वो इस एरिया में आपकी होती हैं यूरोपियन इतिहास की। इधर आपको पता ही है कि नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ आपका साउथ अमेरिका, सॉरी अमेरिका। तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका ग्रीनलैंड, ठीक है, ये आपका ब्रिटेन, और यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक सी, ये साउथ अटलांटिक सी, ये आपका पैसिफिक ओशियन, और ये आपका हिंद महासागर, और इधर जाके आपका चाइना और जापान, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इस तरह सारे घटनाक्रम चलते हैं, यहां से शुरुआत होती है। और ये है आपका बीच में तुर्की, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज। जो पूरा इस जगह के एरिया का बीच का आपका क्या होता था, मीडिएटिंग का पॉइंट होता था। 14वीं सदी से पहले क्या मामला था बच्चों की, भारत नहीं यूरोप में आपका जो इटली है वो प्रमुख रोम का क्षेत्र, जहां पूरा ईसाइयों का एक हेड माना जाता है, जो रोम है पोप, वो आपका कहाँ पर बैठता है, इटली में बैठता है। और 14वीं सदी से पहले यहाँ पर क्या था, जैसे गैलीलियो भी हुए हैं, गैलीलियो ने भी एक बात का विरोध किया, 1680-82 के आसपास की बात आती है हालांकि गैलीलियो की तो, लेकिन वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ था कि पृथ्वी जो है वो चक्कर काटती नहीं है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर काटता है। इस बात का मतलब कि किसी भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं थी कि वो धार्मिक आधार पर
इन बातों का क्या कर ले, विरोध करे। यानी कि तर्क, चिंतन, बुद्धिवाद, बुद्धिजीव, मानवतावाद की जगह आडंबर, अंधविश्वास प्लस पोप के नाम के ऊपर या अंधविश्वास के नाम पर क्या था, पादरियों के पास अनेक अधिकार थे, लेकिन बात की जाए तो टैक्सेशन सिस्टम उनके ऊपर लागू नहीं था, विशेषाधिकार उनके पास बहुत ज्यादा थे, मन में आए किसी को भी दंड दे दिया, सामंतवादी व्यवस्था यानी कि पूंजीवादी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। किसी भी प्रकार का एक ऐसा तार्किक चिंतन व्यवस्था नहीं थी। जैसे आप 19वीं 18वीं सदी में भारत में आप पुनर्जागरण के पिता जैसे राजा राम मोहन राय को आपने उस वक्त पढ़ा कि क्या समाज में कुरीतियां थी, धर्म के नाम पर क्या आडंबर थे, वैसा ही कुछ सिस्टम था रोम या यूरोप में भी। और यूरोप में जब इसका विरोध हुआ धीरे धीरे, तो इटली में इसकी शुरुआत हुई। इटली में शुरुआत के पीछे कारण क्या था, कुछ आविष्कार हुए 14वीं सदी में, और यहाँ तुर्की के अंदर उस्मान वर्ग का क्या हुआ, स्थापत्य हुआ। मैंने उस्मान जो साम्राज्य था बच्चों, उसमें क्या होता है कि तुर्की में पहले था बेंजेंटाइन साम्राज्य, यानी कि पूरे इस एरिया में जिसको हम कस्तुनतुनिया भी कहते हैं, उसके ऊपर तुर्की के उस्मान वर्ग का आधिपत्य हो गया। अब तुर्की के उस्मान वर्ग का आधिपत्य होता है, उस्मानी तुर्क, कुस्तुनतुनिया का पतन, यानी कि यहाँ जो साम्राज्य है वो कुस्तुनतुनिया है। चौदह सौ तिरपन में इसका क्या हो गया था, पतन हो गया था। और 13वीं सदी के बाद यानी कि 1300 के बाद 1400 के बीच में काफी इस जगह पर यूरोप में, खासकर जो इटली है, इटली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका क्या कहते हैं, पुनर्जागरण का, हम इटली में ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, पुनर्जागरण का जन्म मानते हैं, क्योंकि रोम के अंदर ईसाइयत का प्रमुख केंद्र, और वहीं पर विद्रोह शुरू हुआ। धीरे धीरे एक कागज का आविष्कार होगा, जैसे चीन में कागज का, इटली में आपका प्रिंटिंग प्रेस बन गई, गुटेनबर्ग की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस बनी, तो किताबों का छपना शुरू हुआ, आलोचक हुए, लेखक हुए, कवि हुए, इन्होंने आडंबर अंधविश्वासों का विरोध किया, दार्शनिक हुए, और जिसमें लियोनार्डो दा विंसी है, लेमार्क है, ये आपके पॉइंट होता है क्या कि जो बेकन है, अब पुनर्जागरण जब होता है तो विरोध होता है, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है बेकन। बेकन को किसका जनक मानते हैं, तर्कवाद को, यानी कि भाई आपके धार्मिक ग्रंथ में जो लिख दिया हम उसी को क्यों माने, क्या ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी, चिंतन नहीं दिया, तर्क नहीं दिया। और दूसरा क्या है, एलन विंची, लियोनार्डो विंची, राफेल और आपके एंजेली, ये प्रमुख चित्रकार हुए। लियोनार्डो दा विंची, जैसे अभी आज मैंने आपको बताया कि द स्पर्ट, और आपके एक पत्रकार, एक चित्रकार था लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा, राफेल, और एक तीसरे व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, एंजेली। ये चित्रकार ये अपने चित्रों के लिए यानी कि बहुप्रतिभा धनी व्यक्ति यहाँ पर होने लगे पुनर्जागरण की जब शुरुआत होती है। तो बेकन जिसको तर्कवाद का जनक कहते हैं, एरेसेंस जिसको आज मैंने बताया, आज की जब क्वेश्चन आया था उसमें भी आया है, एरेस्मेसन, ये आपके किसके थे, मानवतावाद के जनक। यानी कि इन्होंने तर्क का शुरुआत हुई, मानवतावाद की बातें शुरू हुई, भाई परलोक के जीवन का हमें क्या मतलब, हमें मतलब है इस लोक के जीवन को संतुष्ट करना, यहाँ पर सुख होने चाहिए, तो दान दक्षिणा दो तुम्हारा परलोक ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन धर्म के अंदर जो आडंबर अंधविश्वास हो तो जैन और बौद्ध धर्म को उत्पन्न हुआ, ऐसे ही यहाँ जो यूरोप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो प्रमुख, जैसे अब बताया 30 वर्षीय युद्ध जो 1618 से 1648, तो जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में युद्ध होता है जिसको धर्म युद्ध कहा गया 1618 से 1648 के बीच, लेकिन एक असली धर्म युद्ध है वो बच्चों क्रूसेड बोला जाता है, और क्रूसेड जो है वो 1000 साल तक चला। अब 1000 साल तक चला, ये किसके बीच में था, ईसाई और मुस्लिमों के बीच में। मुस्लिम अपनी सत्ता, और मुसलमानों का मैंने आपको बताया था कि जो तुर्की है वो तलवार के दम पर इस्लाम के प्रचार की बात करता है, और मैंने कहा था कि अरब से ईरान में गया, ईरान से फिर इस्लाम कहाँ पर गया, तुर्की में। तुर्की के अंदर एक शाहीपन, एक जिहाद, एक धर्म युद्ध की बातें
सत्ता को बनाए रखना, मुसलमानों का पूरी दुनिया में वर्चस्व स्थापित करने के लिए तलवार का सहारा लेना, ये बात कहाँ पर आती है? तुर्की में। और उसी के नतीजा क्या होता है? क्रूसेड वार भी चलता है, फिर लास्ट में कस्तुनतुनिया, जिसको बेंजेटाइन साम्राज्य कहते हैं, एक तो तुर्की का अंदर ये पतन हो गया और उस्मान तुर्कों का सत्ता स्थापित हो गई। और इसी दौरान आपका चंगेज खान का भी मामला चल रहा है 1453 के आसपास, मंगोल का। तो अब इटली में एक तरफ मानवतावाद की बात हो रही है, तर्क की बात हो रही है, चिंतन की बात हो रही है, धार्मिक आडंबर अंधविश्वास को रोकने की बात हो रही है। तो यहाँ पॉइंट क्या बनता है बच्चों, जो पेट्रोक है, हिरोशिम्स पेट्रोक, ये इसको हम पेट्रोक भी बोल सकते हैं, ये मानवतावाद के जनक ही माने जाते हैं। तो अंधविश्वास आडंबरी के विरोध हुआ और मैकियावली भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। मैकियावली, जिनकी पुस्तक है द प्रिंस, तो इन सब लोगों ने जो अंधविश्वास और आडंबर थे उसके खिलाफ लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। कागज के आविष्कार ने, मशीनों के आविष्कार ने एक जो आवरण था धार्मिक के नाम पर वो तोड़ा, और किताबें लिखी, चिंतन की लिखी, तर्क की लिखी, लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार धीरे धीरे पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, जो सोया हुआ समाज था, जो सिर्फ धार्मिक आडंबरों को बिना सोचे समझे मानने के लिए प्रेरित था या मजबूर था, जो भी मान लो, वो उनको ज्यादा महत्व, किसी की हिम्मत नहीं थी चर्च के खिलाफ बोलने की, कि चर्च ने जो बोल दिया, पादरी ने जो कह दिया, वो लकीर हो गई, लोहे की, पत्थर की लकीर है, उसको तोड़ना रोकना मुश्किल है। और उसी के नाम पर युद्ध होते हैं, कभी क्रूसेड हुआ, कभी 30 वर्षीय युद्ध हुआ। और गैलीलियो ने जब ये कहा कि भाई पृथ्वी चक्कर काटती है, सूर्य चक्कर नहीं काटती, तो गैलीलियो को उस वक्त जेल में डाल दिया कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू बाइबल के खिलाफ बोल रहा है। बाद में गैलीलियो ने माफी मांगी, जब जाके उसकी सजा समाप्त हुई, वरना उसको मृत्युदंड दे दिया गया होता। तो इस प्रकार तक, यानी कि गैलीलियो तक की भी ये सिस्टम था कि फिर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का आपस में मामला हो गया कि प्रोटेस्टेंट जो है, कैथोलिक हैं जो, वो थोड़े से रूढ़िवादी विचारों के हैं, जो प्राचीन समय के हैं कैथोलिक के, और प्रोटेस्टेंट उसमें सुधारवादी होते हैं, यानी कि जो ईसाइयों के माध्यम से चला, जो रूम में जो, क्योंकि ज्यूज का अधिकार होता था, ज्यूज के बाद आपके ईसा मसीह आते हैं, जिसके बाद ईसाइयत फैलती है। और जो आडंबर और अंधविश्वास लोग थे वो उसको दूर करना चाहते थे प्रोटेस्टेंट, और उनका मामला था भाई ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, किसी प्रकार का कोई आकार नहीं। तो पादरी सिस्टम, चर्च सिस्टम, राजनीति, धर्म, सब कुछ मिक्स था, कैसे भी कई चीजें होती हैं बच्चों उस वक्त की। तो ये सारा मामला पुनर्जागरण का, यानी कि कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि व्यर्थ के आडंबर अंधविश्वास से बाहर आओ। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का धर्म युद्ध होता है, क्रूसेड होता है, एरेसिम्स पेट्रोक को मानवतावाद का जनक बोलते हैं, और बेकन आपका तर्कवाद का है। फिर चित्रकार हुए हैं, बहुत से आविष्कार भी होंगे आगे चलकर, जिसके कारण वाणिज्यवाद की रचना होगी, औद्योगिक क्रांति आएगी। ये एक थोड़ा सा ओवरऑल मैंने परिचय दिया। अब थोड़ा सा एक बार नक्शे को भी हम देख लेते हैं कि यूरोप का सिस्टम है क्या। देखो यूरोप की बात कर रहे हैं, ये है बच्चों यूनाइटेड किंगडम पूरा, ये आयरलैंड आपका, यूके यानी कि ब्रिटेन, आयरलैंड, और ये सारा सिस्टम मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आयरलैंड में, ब्रिटेन में, और ये सारे समुद्री एरिया जो सारा मिलाकर, ठीक। और ये आपका फ्रांस है, ये आपका स्पेन है। ये जो संधि है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये है मोरक्को जल संधि। नीचे जो मोरक्को, सॉरी, ये जिब्राल्टर जल संधि है जो मोरक्को को स्पेन से जोड़ती है। ये पुर्तगाल है, छोटा सा स्पेन के इधर सिर्फ। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, यहीं से आपका क्या था, वास्को डी गामा, ठीक है। स्पेन से आपका क्या था, कोलंबस। इसलिए आपका क्वेश्चन बनता है, एक आया भी था पीवाईक्यू में, कि किसने भौगोलिक खोजों को प्रेरित किया, तो स्पेन और पुर्तगाल के जो नाविक थे इन्होंने ही। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये टर्की है एशिया, ये है टर्की जो मैंने अभी आपको समझाया। अब टर्की ने जो व्यापारिक मार्ग था उसको रोक दिया था, किसका अधिकार हो गया था, उस्मान तुर्कों का, और बेंजिटाइन का पतन हो गया। कब बताया था, 1453 में। अब ये जो व्यापार सिस्टम जाता था ये सारा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया तो तुर्की के या पुर्तगाल के शासक ने ही वास्को डी गामा को कहा
कि भाई कोई नया रास्ता खोजो। 1453 में वहां ने बंद कर दिया। तो 1492 के आसपास वास्को डी गामा को कहा गया। हालांकि उससे पहले काफी चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें यहाँ से शुरू हुई। ये आपका इटली है, जो आप इटली है पैमोना, ये आपका सारा भूमध्य सागरीय सागर है, मेडिटेरियन। इटली के अंदर जो पैमोना, मेडोना, टेक्सिनी, पता नहीं कई राज्य थे, ये आपका सारा इटली है। ठीक। अब इटली के एकीकरण को आपने पढ़ना है। ठीक। और ये आपका बर्न है, छोटी सी जगह है बर्न, देखो ये बर्न स्विट्जरलैंड का एरिया है, ये सारा जो बर्न बताया। ये म्यूनिख, ये आपका जर्मनी है। जर्मनी का एरिया आप इस तरह देख सकते हो, ये जर्मनी है। ठीक है, ये सारा आपका जर्मनी है। ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है जो जर्मनी के ऊपर पूरी सत्ता रखता था कभी, जिसको विरोधी प्रशा था। अभी एक क्वेश्चन आया था, प्राग की संधि किसके बीच हुई, तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुई थी। तो ऑस्ट्रिया ये है, और जर्मनी के एरिया को प्रशा कहा जाता था, इस प्रकार का एरिया। ये सारा आपका फ्रांस है। ठीक है, ये आपका फ्रांस है। तो फ्रांस की ही आधिपत्य में ज्यादातर ये ब्रिटेन और फ्रांस का ही ज्यादा रोल रहा इन दोनों देशों का। और ये आपका प्राग है, चेकोस्लोवाकिया, ये आपका प्राग है बच्चों। ये इधर का एरिया जो है ये प्राग कहलाता, ऑस्ट्रिया के ऊपर चेक गणराज्य। और ये पोलैंड है, ये स्लोवानिया है, बाद में ये हंगरी, ये बोस्निया हर्जेगोविना, ये रूस से सारे अलग हुए हैं। रोमानिया रूस से अलग हुआ है। यहाँ पर ये ग्रीक है, यूनान जिसको हम बोलते हैं, ग्रेट ग्रीक, जहाँ का अलेक्जेंडर था, ये यूनान है आपका। ये यूनान में एथोन, ठीक है, एजोसी। यहाँ से आपका ये ब्लैक सी, और फिर ये आपका रूस शुरू हो गया। ठीक। अब ये आपका लातविया, लिथुआनिया, ये आपके फिनलैंड, जहाँ आपके जो पढ़ते हो एपी इंडेक्स, एचडीआई इंडेक्स, ये सारे फिनलैंड, नॉर्वे, यह सारा आपका स्वीडन, इस हिसाब से ये स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पॉइंट ये है, देखो स्वीडन अलग है, स्विट्जरलैंड अलग है। डेनमार्क, ये डेनमार्क आपका, इधर आपका ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड ऊपर है, ग्रीनलैंड इधर है। फिर आपका उधर वर्ल्ड में अमेरिका, नीचे अमेरिका, ऊपर अमेरिका। ये एक सिचुएशन बनती है पूरे मैप की, क्योंकि इनके बिना आपका जब तक आप पढ़ोगे, ये जो है सारा यूक्रेन है भाई, जहां आज रसिया यूक्रेन वार चल रहा है। कभी देखो यूक्रेन जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो रसिया से अलग हुआ, और अभी ये नाटो में चलाने के लिए, नाटो में मिलाना था, इसलिए इसकी बातें चल रही हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों दुनिया में 60% गेहूं की सप्लाई करते हैं। अब ये दोनों युद्ध में उलझे हुए थे, इसलिए भारत के गेहूं की याद आई, उसी गेहूं की याद आई जिसको गेहूं को खराब मानते थे दुनिया वाले। तो समय बदलता है बच्चों, समय बदलता है तो उसी हिसाब से आपकी वैल्यू भी बदल जाती है। तो ये मामला है आपका यूरोप का, थोड़ा सा बैकग्राउंड सिस्टम आपको मैंने बताया। अब पुनर्जागरण का आपको अर्थ मैं बता ही चुका हूं। 14वीं सदी में ये शुरुआत होती है, इटली की शुरुआत से, इटली से इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्रेस का जो शुरुआत है गुटेनबर्ग ने किया इटली में। फिर बहु प्रतिभा के धनी के व्यक्ति हुए, लियोनार्डो दा विंची है, आपका रेफेल है, और पेट्रोक है, या इरेसेंस है। ये सारे इन्होंने क्या कहा कि धर्म के नाम पर पागल मत बनो, उठो जागो, समझो, सोचो, चिंतन करो, तर्क करो, तब उस बात को मानो। आंखें बंद करके टट्टुओं की तरह फॉलो न करो। तो विज्ञान और तर्क और चिंतन को बढ़ावा दिया गया, धर्म की जगह धर्म को अलग रख दिया गया, मानवतावाद को बढ़ावा दिया गया, और पूरी दुनिया में जो जो कुरीतियां थी, जो धर्म और चर्च और पादरियों के नाम पर की जा रही थी, खासकर यूरोप में, वो नया बना। अब ये देखो 14वीं सदी में ये पुनर्जागरण कर रहे हैं।
14वीं सदी में आपके यहाँ किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है भारत के अंदर है, 1325 से 1351, जो सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख माना जाता है। और उससे हजारों साल पहले हम पूरी दुनिया में 71% ट्रेड करते थे। और ये जो रोम है इटली, यहाँ इस रोम वेटिकन जिसको बोलते हैं, जहां मेल था आपका, ये यहाँ का वो प्लिनी था जो कहता है कि पूरी दुनिया का सोना भारत में आता ही आता है, क्योंकि टर्की से फिर आपका ईरान अरब कंट्री, और फिर इराक, और आपका रशिया, सॉरी अफगानिस्तान और भारत। तो इसी हिसाब से आपकी चीजें चलती हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं, यूरोपीय इतिहास की शुरुआत करते हैं, वाणिज्यवाद एवं पूंजीवाद। वाणिज्यवाद एवं पूंजीवाद, और इसका रिजल्ट हुआ उपनिवेशवाद। देखो बच्चों, कोई भी देश है, शुरू में सारा रॉ मटेरियल और इकोनॉमी सारी किस पर डिपेंड होती है? आपको पता है, सबसे पहले कृषि पर। यानी कि जब पुराने समय में लोग भाई खेती बाड़ी करते थे, कृषि से आजीविका कमाते थे, और कृषि से सिर्फ क्या होती हैं आपकी बेसिक नीड आसानी से पूरी हो जाती। लेकिन समस्या तो है नहीं, मनुष्य का बढ़ता कहाँ है? मनुष्य कभी बेसिक नीड पे रुकता है क्या? धीरे धीरे कृषि जो है वो पर्याप्त नहीं रही। ठीक, हमें क्या चाहिए अब? थोड़ी सी अतिरिक्त संपदा चाहिए भाई, अतिरिक्त संपत्ति चाहिए, थोड़ा सा नशा होगा। अब अतिरिक्त संपत्ति चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो खाली कृषि से काम नहीं चल रहा, हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए मोस्टली किसकी जरूरत पड़ेगी? उद्योग की। और उद्योग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? खनिज की, धातुओं की। तो कृषि की तुलना में अब धीरे धीरे कृषि को रिप्लेस किससे किया जाने लगा? उद्योग से। और उद्योग और खनिज जब बढ़े तो किसकी शुरुआत हुई? धीरे धीरे व्यापार की, क्योंकि व्यापार से ही आपका क्या आएगा? सोना आएगा। व्यापार से ही क्या आएगा? चांदी आएगी। समझ गए? और इस चीज को लाना ही आपका क्या कहलाता है? वाणिज्यवाद, पूंजीवाद। भाई कृषि को छोड़ो, उद्योगों को महत्व दो। हो गया कृषि, ठीक है, अपनी जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन जब आपको जरूरत से ज्यादा कुछ कमाना हो, तो आप भी देखो, घर से छोड़कर, घर बार छोड़कर आप बंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, क्या करने के लिए? इनमें उद्योग और खनिज में क्या चाहिए आपको? कार्य। और कार्य करने वाले क्या बनेंगे आपके? मजदूर। ठीक है। और ये चीजें जब होती हैं तो धीरे धीरे आपका संपत्ति की अवधारणा आती है, व्यापार और उद्योग की अवधारणा होती है वाणिज्यवाद। लेकिन जब ये वाणिज्यवाद, सोना चांदी जब बढ़ता है तो क्या चाहिए भैया? आपका पूंजीवाद बन जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अब आ गई आपकी निजी पूंजी, निजी इन्वेस्टमेंट। और जब निजी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो आपका वो क्या बना जाता है? पूंजीवाद। धीरे धीरे पूंजीवाद में फिर आपके आ जाएंगी शक्ति। ठीक, कर वसूलना की शक्ति आ गई। ठीक, कर वसूलने के बाद फिर न्याय करने की शक्ति आ गई। न्याय करने के बाद तुम्हारे अंदर, यानी कि ये शासक के गुण आने लगे। शासक के गुण आने लगे तो ये बन जाता है आपका सामंतवाद। ये क्या बन जाएगा? सामंतवाद, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। और सामंतवाद है क्योंकि इसी के आधार पर आप क्या रखने लगते हो? फिर सेना। फिर क्या रखने लगते हो आप? उपाधि। सेना आ गई, उपाधि आ गई, राजा धीराज आ गए, महाराजा धीराज हो गए। फिर आपकी बात किस में बन जाएगी? फिर आप भू क्षेत्र प्राप्त करोगे।
ठीक है, और फिर अपना एरिया बढ़ाओगे और फिर वो आपका क्या बन जाएगा धीरे धीरे उपनिवेशवाद। क्योंकि ऐसे में देश निजी संपत्ति से, अब निजी संपत्ति भी बढ़ा रहे हो, निजी संपत्ति बढ़ाना है, पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद में क्या हुआ कि अपने हिसाब से उद्योग लगाओ, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, मजदूरों का शोषण करो। फिर सामंत पूंजीवाद आता है, पूंजीवाद के बाद फिर उसका विरोध होता है, विरोध होने के बाद उसका फिर तख्ता पलट हो जाता है, फिर आपका साम्यवाद आता, समाजवाद आता है, समाजवाद के बाद फिर साम्यवाद आता है, साम्यवाद के बाद फिर वही पुरातन समाज, यानी कि ये सर्कल कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स के हिसाब से बात करें, जो दार्शनिक यानी कि पूरा साम्यवाद का जनक माना जाता है, वो कहता है पहले पुरातन समाज होता है, गोमंतु समाज होता है, संपत्ति की अवधारणा नहीं होती, अपना खाना पीना क्या कृषि पर डिपेंड होता है। धीरे धीरे फिर उसमें क्या आता है, लोगों के अंदर पूंजी संपत्ति इकट्ठा करने की एक प्रवृत्ति बनती है, जिसमें वाणिज्यवाद पूंजीवाद आ गया। अब फिर पूंजीवाद के बाद क्या होता है, लोग शोषण करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं तो यानी कि सामंतवादी सिस्टम शुरुआत हो जाता है। सामंतवादी का फिर धीरे धीरे विरोध होता है, लोगों का शोषण होता है, लोग विरोध करके उसका तख्ता पलट देते हैं, फिर आपका समाजवाद की स्थापना होती है पूंजीवाद के सामंतवाद के बाद। फिर समाजवाद में भी सब कुछ न्याय कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। फिर राज्य की सत्ता और शक्तिशाली हो, यानी कि इंडिविजुअल प्लानिंग, मार्केट इकोनॉमी जो पूंजीवाद का पर्याय है, उसके बाद उसका समाप्ति और फिर राज्य ओवरलैपिंग कर लेता है, सेंट्रल प्लानिंग आ जाती है, जिसको हम समाजवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। और ये सर्कल इस तरह चलता रहता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा इंट्रो दिया मैंने आपको कि वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद। उपनिवेश की मतलब जाहिर सी बात है, आपने पहले पूंजी बनाई, आपका पहले कॉमर्स किया, व्यापार किया, कृषि से बाहर आए, फिर व्यापार के बाद आपकी भूख बढ़ने लगी, फिर आपने क्या किया, पूंजीवाद में आ गए। पूंजीवाद में मतलब क्या हुआ कि आप अब उद्योगपति, बड़े लेवल के, खुद की पूंजी, खुद का निवेश, श्रमिकों को लगाना, उनका शोषण करना, एक्सेस प्रोडक्शन करना। अब वो प्रोडक्शन बिकेगा कहाँ, एक्सेस प्रोडक्शन करते हो तो फिर आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, वो मिलेगा कहाँ, छोटा सा तो यूरोप है, थोड़ी सी जनसंख्या है। अब आपको कच्चे बाजार बाजार चाहिए, आपको कच्चे माल के लिए बाजार चाहिए, आपको सामान बेचने के लिए। फिर चलेगी अधिक से अधिक क्षेत्र अधिपत्य हड़पने की नीति, और अधिक से अधिक अपने बाजार, अपने उपनिवेश को बनाने के पीछे जो होड़ लगती है यूरोप के देशों में, वो आपके मुश्किल से 4 देश हैं बच्चों, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन। तो ये फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल और स्पेन, ये 4 देश ऐसे हैं जो अपना माफियानामा कह सकते हो या अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं, ताकि कच्चा माल मिल जाए और तैयार माल बिक जाए। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलोनलाइजेशन, उपनिवेशवाद। तो कृषि से शुरुआत होते होते उपनिवेशवाद में जा बैठते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सिंपल वाणिज्यवाद की, क्योंकि समझाना अलग है और क्वेश्चन आपका क्लियर करना अलग है। वाणिज्यवाद, मर्सेंटेलिज्म बोलते हैं इसको बच्चों। वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद एक ही बात है। मतलब क्या होता है, मर्सेंटेलिज्म इसमें अगर आ जाए कि इसका टाइम क्या है, और व्यापारवाद का नाम एक प्रकार की व्यापारिक क्रांति, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स। कि व्यापारिक जो क्रांति है इसी को कहते हैं, और लगभग 14वीं सदी से 16वीं सदी तक इसका समय माना जाता है बच्चों, यानी कि वही पुनर्जागरण का टाइम की बात है। और व्यापारवाद का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वाणिज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडम स्मिथ, यानी कि वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले वही आपके एडम स्मिथ करते हैं। और एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है, 1776 में जो पब्लिश हुई, ये मैं बता चुका हूं, वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे नहीं वही बात, वेल्थ प्रॉपर्टी, तो वेल्थ ऑफ नेशन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के, आयरलैंड के, यूके के। तो
वाणिज्यवाद का प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? अपनी पुस्तक 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन में। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग जर्मनी के इतिहासकार गुस्ताव कैसलर, यानी कि इस शब्द को प्रसिद्ध, वाणिज्यवाद को प्रसिद्ध करने वाले हैं जर्मनी के गुस्ताव कैसलर। और गुस्ताव का एक सिद्धांत भी है जो कर वित्तीय समावेशन या वित्त संबंधी मामलों से संबंधित है, गुस्ताव कैसल बोलते हैं इसको। और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है वाणिज्यवाद की प्रणाली और उसका महत्व, 1883 में। इस शब्द का क्या करते हैं, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, 1883। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन। फ्रेडरिक महान जो शासक है, कहाँ का? ब्रिटेन का। फ्रेडरिक महान की पुस्तक है उस फ्रेडरिक महान आर्थिक नीतियां का अध्ययन, इसकी आर्थिक नीतियों की अध्ययन। तो अब क्वेश्चन आ जाइए कि आर्थिक नीतियां किस महान सम्राट की हैं, जिनकी स्टडी के ऊपर पुस्तक लिखी? तो ये फ्रेडरिक महान है। और इसके अध्ययन करने वालों के नाम पे पुस्तक कौन लिखते हैं? गुस्ताव कैसलर। तो वाणिज्यवाद का मतलब है सुप्रसिद्ध परिभाषा या सिद्धांत इसी के बाद बना। तो वाणिज्यवाद का मतलब कृषि से बाहर आकर उद्योग और खनिज व्यवस्था को स्थापित करना ही आपका क्या कहलाता है बच्चों? वाणिज्यवाद। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अब ये 14वीं 16वीं में नहीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उससे हमें ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कृषि की अपेक्षा उद्योगों को महत्व देना और राष्ट्र का स्वावलंबी होना, उद्योग और तैयार माल के निर्यात को अधिक से अधिक करना, संपत्ति एकत्रित करना ही आपका क्या कहलाता है बच्चों? वाणिज्यवाद। तो यहाँ एक तो शब्द हो गया। अगर आ जाए मीनिंग की बात आ जाए तो कृषि की जगह कृषि पे काटा मारो, उद्योग को महत्व, निर्यात अधिक करना और निर्यात से ही क्या करना? संपत्ति और स्वर्ण को अर्जित करना। और उद्योग होंगे तो व्यापार को बढ़ावा देना, जो शुरू में बताया था, व्यापार को बढ़ावा देना, देश को स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी का मतलब आत्मनिर्भर, क्योंकि भी कृषि पर डिपेंड रहोगे तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो खाली कृषि पे डिपेंड रहते तो ऐसा काम चलेगा नहीं। तो राष्ट्र को अगर स्वावलंबी बनाना है तो उद्योगों को महत्व दो, व्यापार को महत्व दो, आयात निर्यात को महत्व दो और अधिक से अधिक निर्यात करो ताकि अधिक से अधिक सोना मिले, गोल्ड मिले। तो और इसके लिए सैनिकों के अभियान चलाने पड़ जाएं, विजय अभियान चलाने पड़ जाएं, सैनिकों के आधार पर उस जगह को ऑक्यूपाइड करना पड़ जाए तो भी गलत नहीं है। और एक देश द्वारा दूसरे देश की धन संपदा पर अपना अधिकार, यानी कि इनके लिए आप कहते हैं साम दाम दंड भेद, इसके लिए दो चीजें आप कर सकते हो कि सैनिक अभियान कोई दिक्कत नहीं करो और दूसरे देश पर आधिपत्य, यानी कि जस्टिफाई कर रहे हैं ये अब कि भाई अगर दूसरे देश की संपदा पर, खनिज भंडारों पर, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद रूर जो जर्मनी का कोयला क्षेत्र था, जैसे भारत का छोटा नागपुर भारत का रूर कहा जाता है, तो पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर थी। तो फ्रांस ने अपने आप, मतलब कि फ्रांस और यूरोपियन देशों ने रूर को बांट लिया। तो हर एक देश के खनिज दूसरे देश को मिल जाएं। तो अब जैसे अभी हम आपको एक आंकड़ा बताएं, ये जो यूरोप के देश बड़े खुश हो रहे हैं कि हम उद्योगपति हैं, हम विकसित हैं, हम सभ्य हैं, तुम्हें पता है वो इंडिया से कितना लूट के ले गए? अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए हैं अपने शासनकाल के 200 समय में। 45 ट्रिलियन बच्चों। आज भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, अमेरिका की दुनिया में सबसे ज्यादा 28 ट्रिलियन है, चाइना की लगभग 19 से 20 ट्रिलियन है।
ठीक है, और 7 और 6 के आसपास जर्मनी और जापान की है, और अब भारत की है 4 ट्रिलियन। आज सोच के देखो कि आज इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की मुश्किल से हुई, आजादी के 78 साल हमारे पूरे हुए हैं, और ब्रिटेन हमसे 200 सालों में 45 ट्रिलियन लूट के ले गया। अब 45 ट्रिलियन में अमेरिका का भी हिस्सा था, यूरोप के देशों को भी खूब लूट के खाया, और फिर भारत से बाहर ये सारा पैसा यूरोप ले गए। फ्रांसीसी भारत में आए, पुर्तगाली भारत में आए, डेनमार्क के डच के कंपनी भारत में आई। क्या करने आई थी? भारत जब असभ्य था, तो भारत जब गरीब और सपेरों का देश था, तो तुम यहाँ क्या करने आए थे? इन्वेंशन करने आए थे? नहीं, अकूत संपदा। तो 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से 200 साल में लेके गए, और ये यहाँ पर अभी 14वीं सदी में ये करें, दूसरे देशों पर आधिपत्य करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सैन्य अभियान चलाने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से ही बाद में क्या बना भाई? उपनिवेशवाद। इसीलिए तो नींव डाली। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, हालांकि वो आपका तो लिखने का आता नहीं है, आपका तो टिक करने का, अगर लिखने का आ जाए कि वाणिज्यवाद और कृषि क्रांति या औद्योगिक क्रांति उपनिवेशवाद की नींव थी, तो कोई गलत नहीं होगा। तो अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करना, अधिक से अधिक निर्यात करना, व्यापार को बढ़ावा देना, कृषि पर निर्भरता कम करना, देश को स्वावलंबी बनाना, यही वाणिज्यवाद कहा जाता है। तो 14वीं सदी में शुरू हुआ या 15वीं सदी में शुरू हुआ, इसके बहुत से लोग अलग अलग मानते हैं। तो अलेक्जेंडर जो इतिहासकार है, एक अलेक्जेंडर राजा नहीं है, इतिहासकार है यूरोप के, ब्रिटेन के, तो अलेक्जेंडर बोलते हैं 14वीं और 15वीं सदी का जो समय है पुनर्जागरण के बाद का, वो आपका वाणिज्यवाद माना जाता है। जबकि कुछ इतिहासकार हैं, जैसे कैनन है, ब्रिटेन के जो प्रसिद्ध वित्त मंत्री है, कैनन, सॉरी फ्रांस के, ब्रिटेन के नहीं, ये कहते हैं कि वाणिज्यवाद की विचारधारा 17वीं शताब्दी में आई, यानी कि 1600 से के बाद, 1600 के बाद ही आएगी। ब्रिटेन कब आया भारत में? भाई भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापना होती है, 1600 में दिसंबर में। तो वो 1600 में ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ उसको परमिट देती है, जिसको चार्टर कहते हैं वाणिज्यवाद का। वो कहता है कि 1600 के बाद आई है। तो बात ये भी सही है, क्योंकि 14वीं और 15वीं में तो सिर्फ क्या हुआ, नींव रखी गई थी। नींव क्या रखी गई? धीरे धीरे कृषि से तुम बाहर आए, धीरे धीरे आपके यहाँ नए नए इन्वेंशन हुए, बाद में उसी के बेस पे आपका क्या हुआ, 16वीं सदी में वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया, जो 18वीं सदी तक चला। तो वाणिज्यवाद के लिए उत्तरदायी कारक, अगर पूछा जाए कि वाणिज्यवाद के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, वाणिज्यवाद क्यों आया, तो आपका ऐसा पॉइंट में भी आ सकता है। पहला तो है ये पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या? लोग उद्योगपति, मतलब कि औद्योगिक नहीं, लोग पहले अंधविश्वास आडंबर से बाहर आए, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी। अब अंधविश्वास आडंबर से बाहर आए, इहलोक की बात हुई, परलोक को छोड़ दो, यहीं पर जीवन जियो। तो भौतिकवाद को बढ़ावा मिला, भौतिकवाद को बढ़ावा मिला तो वस्तुएं चाहिए, जीवन चाहिए, आयासी चाहिए, संपत्ति चाहिए, पूंजी चाहिए, तभी तो भौतिक जरूरतें पूरी होंगी। यानी कि पहले जो तुमने कहा था सब मोह माया यहीं रह जाएगा, सब छोड़ो, ईश्वर में ध्यान दो, भक्ति में ध्यान दो, तो कहीं ना कहीं वो बात इसलिए ठीक है कि ज्यादा इस प्रकार का जीवन जीते हो तो जरूरत के हिसाब से आप उत्पादन करोगे। जितनी जरूरत, 4 रोटी की जरूरत है 4 ही खाओगे। घोड़ा, गाड़ी, काठी, बंगले, कार, ये जब जरूरत पड़ती है जब आपका पेट भरा हुआ हो। खाली पेट को सिर्फ भोजन दिखता है, तो वो खाली पेट से बाहर आ गए, सपने बड़े बड़े हो गए, पूंजीवाद का निर्माण हुआ, तो पुनर्जागरण इसमें योगदान देता है कि मनुष्य को अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। अब वो भौतिकवादी जीवन जिएगा, आदर्शवादी और सांसारिक, आदर्शवादी छोड़ के सांसारिक जीवन जिएगा, मेटलिस्टिक जीवन जिएगा। तो भाई अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, सारी चीजें सोनो शौकत की चाहिए। शानो शौकत आएगी कहाँ से? अब ऊपर से ईश्वर तो डालेगा नहीं। मनुष्य ने फिर धीरे धीरे उसकी शुरुआत करी। दूसरा है आपका भौगोलिक खोजें, जो अभी क्वेश्चन आया था आपका। तो भौगोलिक खोजों ने भी, भौगोलिक खोज में जैसे ईंधन की खोज है, या जैसे आपके बहुत सी चीजें, इंग्लैंड, फ्रांस, हालैंड, ये जो आपका भौगोलिक खोजें हैं, साहसी नाविक, तो इसमें आपके नाविकों का भी योगदान आता है। अभी मैंने बताया, तो नाविक में 2 आ गए, एक आपका पुर्तगाल का और एक आपका स्पेन का। अब आपको दोबारा देखना है ये कौन से थे। इसके अलावा आपका और कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस, इन देशों ने भी आपके क्या किया, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हालैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, क्योंकि हालैंड की भी डची थी, डच को ही तो बोलते हैं हालैंड। तो इन देशों के अंदर जो भौगोलिक खोजें हुई, उनके कारण भी बच्चों क्या हुआ, वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला और उत्पत्ति वृद्धि का नियम लागू हुआ। अब जनसंख्या के स्वभाव के विषय में क्या कहा कि पश्चिमी
जनसंख्या कार्य कुशल होनी चाहिए, परिश्रमी चाहिए, तो मेहनत करो भाई अगर भौतिकवादी जीवन जीना है तो। एक एंटोनियो मेरो एक व्यक्ति हुए हैं यूरोप में जिन्होंने मुद्रा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध था, यानी कि मुद्रा का निर्यात पर प्रतिबंध लगाओ, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दो। अब एक पॉइंट ये है बच्चों कि एक नाम आता है जेबी कार्ट। जेबी काल्बर्ट भी बोलते हैं, काल भी बोलते हैं। जेबी काल्बर्ट, ये पता है क्या है? जेबी काल्बर्ट जो है बच्चों फ्रांस का वित्त मंत्री था और वाणिज्य के बाद के विकास में इसका सबसे ज्यादा रोल है फ्रांस के वित्त मंत्री का। तो यहां तक कि इसको ही यानी कि फ्रांस के वित्त मंत्री थे और वाणिज्यवाद के एक हिसाब से क्या थे, ये पूरे प्रचारक थे, प्रसारक थे। तो ये इतने बड़े प्रसारक थे कि इसी के नाम पर इस प्रसारक को क्या कहते हैं, काल्बर्टवाद बोलते हैं। काल्बर्टवाद युग कहा जाता है, यानी कि जितना काल्बर्ट ने वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने का नाम किया तो वाणिज्यवाद को काल्बर्टवाद कहा जाने लगा। अब उसने कुछ सुझाव दिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इन्होंने क्या कहा, सड़कों तथा नहरों का निर्माण करना, कि भी सड़क और नहरों का निर्माण करो। एक दूसरा इसने क्या कहा कि शक्तिशाली की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना, शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करो। अब कहाँ के हैं ये, फ्रांस के वित्त मंत्री काल्बर्ट, 1619 से 1683 के बीच के हैं ये, जब पूरा एक हिसाब से यानी कि 17वीं सदी के आसपास। और तीसरा इनका मुख्य पॉइंट था खाद्यान्नों के निर्यात पर रोक, क्योंकि देश के अंदर निर्यात को ज्यादा महत्व दो, सॉरी खाद्यान्न को ज्यादा महत्व दो कि बाहर से न मंगाना पड़े। खाद्यान्न निर्यात पर रोक लगाई, यानी कि देश के अंदर ही पैदा करो, खाद्यान्न बाहर से न मंगाओ। और व्यापार संघ पूरे सरकार के अधीन हो, जो ट्रेड यूनियन है व्यापार संघ पर सरकार का नियंत्रण, यानी कि कुछ मेन चीजों पर जो ट्रेड यूनियन बने हुए हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तो ये और व्यापार के विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए शक्तिशाली जहाज बेड़े, व्यापार की सुरक्षा और प्रसार के लिए क्या होने चाहिए, शक्तिशाली जहाजी बेड़ों का निर्माण, क्योंकि सारा व्यापार तो भाई किससे हो रहा है, जहाजों से। शक्तिशाली व्यापारिक जहाज बेड़ों का निर्माण, तो एक हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है कौन, काल्बर्ट। तो काल्बर्ट के इन प्रयासों के कारण काल्बर्ट वाद कहा जाता है, जो फ्रांस के आपके वित्त मंत्री थे। तो अन्य कुछ विचारक भी हुए हैं जो वाणिज्यवाद को बढ़ावा देते हैं। अन्य विचारक भी हैं बच्चों जिन्होंने किसको बढ़ावा दिया, वाणिज्यवाद को। यानी कि उत्तरदायी कारणों में पहला क्या हुआ कि पुनर्जागरण का, दूसरा आपका भौतिकवादी जीवन जिसे पुनर्जागरण से हुआ वैसी का मामला, तीसरा दूसरा आपका भौगोलिक खोज, और भौगोलिक खोजों में आपका कुछ आपके ये जेबी काल्बर्ट हुआ, ठीक, विचारक टॉमस मुन भी हैं बच्चों अन्य विचारकों में। काल्बर्टवाद में बता दिया। अब यूं ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नाम बताओ जो वाणिज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। टॉमस मून, ये इंग्लैंड के व्यापारी और लेखक थे।
यूके के व्यापारी भी और लेखक भी। अब इन्होंने क्या किया था, थॉमस मून ने 1630 में एक पुस्तक है इंग्लैंड्स ट्रेजरी बाय फॉरेन ट्रेड, इंग्लैंड्स ट्रेजरी बाय फॉरेन ट्रेड। सोच के देखो, अंग्रेजों का खजाना, इंग्लैंड का खजाना बाय फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा दो, इंग्लैंड का ट्रेजरी बढ़ेगी। तो इनको यूं पता था, इसका मतलब कि भारत किसी जमाने में सोने की चिड़िया क्यों था, क्योंकि इंडिया का 71% ट्रेड वर्ल्ड में होता था। तो फॉरेन ट्रेड, ये पुस्तक है 1630 की, केन्स की 200 साल पहले। तो यहाँ पॉइंट क्या आता है, अभी ये कहता है कि थॉमस मून वाणिज्यवाद का सर्वोच्च वक्ता माना जाता है। वो कहता है कि उद्योगों को बढ़ावा दो, उपभोग के लिए जिन वस्तुओं को आयात करना पड़ता है उनके ऊपर ऊंचे कर लगाओ, ताकि वो वस्तुएं महंगी होंगी और इंग्लैंड के लोग उन वस्तुओं की आदत छोड़ देंगे। कितने तगड़े दिमाग थे इनका। दूसरा है एंटोनियो सेरा, एंटोनियो सेरा, एक ये हो गया, अभी मैंने नाम बताया एंटोनियो सेरा। अब ये एंटोनियो सेरा कौन है, यानी कि एक तो आप गया था थॉमस मून सॉरी, दूसरा है एंटोनियो सेरा, ये इटली का वाणिज्यिक था, इटली का व्यापारी। इटली का जो व्यापारी है ये सुझाव देता है कि सोने चांदी की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सोना चांदी कैसे बढ़े, इन्होंने कहा कि जहां देश में सोना चांदी की मात्रा उस देश की जनसंख्या, उद्योग स्वभाव और उसकी देश की विस्तृत व्यापारिक क्रियाओं पर निर्भर रहती है। तो यहाँ इटली का व्यापारी ज्यादा महत्व किसको देता है कि ऐसा प्रयास करो जिससे सोना और चांदी अधिक से अधिक मिले, उन देशों के साथ ताल्लुकात बढ़ाओ। तो सोना चांदी की मात्रा किसी भी देश के उद्योग, जनसंख्या, स्वभाव और कार्य पर निर्भर करती है, और इसीलिए वो कहता है कि उद्योगों पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि का नियम लागू होता है। यह कृषि अर्थव्यवस्था के पक्ष में भी नहीं था। यहाँ लंबे समय तक कहता है कि कृषि को छोड़ो, और जनसंख्या के स्वभाव में कहता है कि जनसंख्या की जो लेबर है, लेबर पार्ट, वो कार्यकुशल हो, परिश्रमी हो, तभी बात बनेगा। और मुद्रा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट, इसमें जो अभी मैंने बताया था, मुद्रा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के क्या है, ये विरुद्ध है। तो नाम भी आ जाए भाई, एंटोनियो सेरा इटली का, थॉमस मून आपका यूके का, और उससे पहले आपको काल्बर्ट जो हो फ्रांस का। कुछ और भी हैं, जैसे आपका एक व्यक्ति था जोसिया चाइल्ड, जोसिया चाइल्ड ये कौन थे भाई, नाम नाम ध्यान में रखना, बस आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जोसिया चाइल्ड बच्चों ये थे 1630 से 1699 के बीच, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड भी रहे, जो भारत के अंदर आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष रहा है, इन्होंने भी इसको प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही आपके ब्याज की कम दरों का सुझाव दिया था इसने, ब्याज की दर कम हो, उससे क्या होगा भाई, तुम्हें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, याद हो, ब्याज की दरें क्या हो, कम। ब्याज की दरें कम होंगी तो आपको पता ही है लोन या ऋण क्या होगा, सस्ता, और ऋण सस्ता होगा तो क्या होगा, निवेश, और निवेश होगा तो क्या बढ़ेंगे, उद्योग। वही चीजें है ना, मेन इकोनॉमिक्स आ गई। तो ये जोसिया चाइल्ड कहता है कि ब्याज की दरें कम होनी चाहिए। और कैंटिलन, एक नाम और है कैंटिलन ने, कैंटिलन क्या कहता है, ये भी अपना एक इकोनॉमिक्स हुआ है। तो कैंटिलन कहता है कि व्यापार संतुलन के लिए तैयार माल का निर्यात बढ़ाओ और कच्चे माल का आयात कम करो।
बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको समझाया है, इसका संतुलन तभी होगा जब हम तैयार माल, जो यानी कि रेडी प्रोडक्ट है, तैयार माल का तो क्या करें, निर्यात बढ़ाएं, ठीक है बच्चों, और कच्चे माल का देश में ही पैदा करो उद्योग लगा के, कच्चे माल का आयात क्या करें, कम। तो एक हिसाब से कौन सी नीति होगी ये, निर्यात प्रोत्साहन नीति। इस प्रकार की बातें जब होंगी यूरोप में तो किसको बढ़ावा मिलेगा, तो कैंटिलिन, जेसिया चाइल्ड, ठीक है, टॉमस मून, काल्बर्ट, ये सारी चीजें आपके कई बार आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक है जैकोब मरपरगार, ये ससगनी इटली के थे। ये कहता है कि व्यवसायियों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। ये क्यों जरूरत है भाई, व्यवसायी को आप क्या दो, राजनीतिक शिक्षा, यानी कि दूसरे देश में जाकर काम करना हो तो कैसे किया जाए, ये जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हुए हैं जो वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कुछ जनसंख्या में वृद्धि होना, कुछ राजनीतिक विचारों में वृद्धि होना, जैसे मैकावली और जैन बेदिन ने क्या कहा कि राज्य की सत्ता का जोरदार समर्थन किया। मैकावली और जैन बेदिन ने, राज्य की सत्ता ज्यादा होगी तो वो उसी हिसाब से नीति बनाएंगे, औद्योगिक नीति, व्यापार की नीति, खनिज नीति बनाएंगे, तो व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, एक ये भी रीजन है वाणिज्यवाद में। राष्ट्रीय राज्यों का मतलब क्या भाई, यानी कि राष्ट्रवाद की थोड़ी सी भावना पनप रही है, और इसमें दो व्यक्तियों का योगदान है राष्ट्रीय राज्यों के, 15वीं सदी शताब्दी, इंग्लैंड के सम्राट हेनरी सप्तम और फ्रांस के लुई 11वां। इंग्लैंड में तो थे हेनरी सप्तम बच्चों, और फ्रांस में है लुई 11वां। ये कहते हैं कि दो शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य थे यूरोप के, और इन दोनों में ही सबसे ज्यादा क्या है, प्रतिद्वंदिता है, और ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में क्या बनाना चाहते हैं, राज्य, उपनिवेश, ये दोनों बढ़ाना चाहते हैं, और जनता को इन्हीं के नाम पर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसके बाद है स्पेन, हालैंड, पर्सा और रूस, इन्होंने भी अपने अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद और राज्य की भावना को प्रबल दिया। इसके स्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ी और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ एक हिसाब से आपके आर्थिक कारण भी हैं, ठीक है, और बैंकों का उदय हुआ, पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16वीं सदी में आपको पता है स्वीडन में, ब्रिटेन में, इटली में, आपको समझाया था बैंकों के इतिहास में ये सारे बैंक बनते हैं। बजट शब्द आपका किसका है, फ्रांसीसी भाषा का है। बजट से पहला पहला बजट ब्रिटेन में 1733 में बनता है। तो ये बजट हुआ, बैंक हुआ, ये सारी चीजें आपकी क्या है, आर्थिक परिवर्तन है, जनसंख्या में परिवर्तन है, भौगोलिक खोजे हुए हैं, ये सारे आपके वाणिज्यवाद को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ावा देते हैं। अब वाणिज्यवाद का प्रसार की बात करें तो इंग्लैंड में कुछ संकेत ट्यूडर शासक के काल में मिलते हैं। ये तो कारण थे। अब बात करते हैं हम प्रसार, और प्रसार में इंग्लैंड की क्या भूमिका रही। इंग्लैंड में आता है ट्यूडर का शासक काल। ट्यूडर शासक काल, जैसे एडवर्ड सेप्टम है, ऐसे ही अलग अलग टाइम के अलग अलग शासक हुए हैं। ये 1485 से 1603 के बीच इनका शासनकाल रहा है यूके में।
और ये क्या कहते हैं कि इन्होंने नौ परिवहन अधिनियम यानी कि जो नौकायान है अधिनियम द्वारा वाणिज्यवाद विचारों की बैकग्राउंड तैयार किया। नौ परिवहन एक्ट द्वारा वाणिज्यवाद का क्या बनाया, बेस बनाया। क्योंकि सारा व्यापार किससे होता है भाई, समुद्री मार्ग से ही होता है। तो नौ परिवहन अधिनियम, तो यानी कि इन्होंने क्या बनाया कि हेनरी सप्तम इनका एक प्रमुख शासक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और हेनरी सप्तम ने क्या किया, ट्यूडर वंश में हेनरी सप्तम ने एक नियम बना, क्या बना दिया कि विदेशी व्यापार के लिए केवल अंग्रेजी जहाजों का ही उपयोग किया जा सकेगा। यानी कि कोई भी देश, आसपास लगता देश भी छोटा देश है, उनके पास शक्ति नहीं है, तो विदेशी व्यापार आप तभी करोगे जब आप अंग्रेजों के जहाजों का प्रयोग करोगे। अंग्रेजों के जहाज ही क्या होंगे बच्चों, यूज होंगे, अदरवाइज आप व्यापार नहीं कर पाओगे। अब नए उद्योगों को भाई स्पेन भी चाहिए, फ्रांस भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है, पर्शिया भी, ऑस्ट्रिया भी, बहुत से देश हैं। तो हेनरी ने इसीलिए देश की नौ शक्ति को मजबूत किया। तो एक तो ये बना दिया, दूसरा देश में नेवी को, नौ शक्ति को इसने क्या किया, मजबूत किया। और आपको पता भी होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इंग्लैंड फ्रांस को क्यों हरा पाया औपनिवेशिक युद्ध में भारत से। तो इंग्लैंडों के पास शक्तिशाली नौ जहाज, मैंने कि नौ सैन्य बेड़ा था, और नौ सैन्य बेड़ा को बनाने वाला कौन है, हेनरी सप्तम है। तो ये चीजें हैं। और इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का वास्तविक प्रसार होता है बच्चों महारानी एलिजाबेथ के समय, यानी कि एडवर्ड सप्तम उससे पहले है। ये एलिजाबेथ ही है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को बढ़ावा दिया और स्थापना की और चार्टर बनाए। चार्टर एक हिसाब से क्या था, व्यापार स्वीकृति पत्र। तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 15 वर्ष का चार्टर बना के देती है, जाओ व्यापार करो। शुरू में 15 वर्ष का बोलती है। तो यहाँ अनुमति पत्र होते थे, इसमें प्रत्येक व्यापारी कंपनी की कार्य अवधि और व्यापार क्षेत्र, देखो क्या क्या चीजें हैं उसमें। कार्य अवधि जैसे 15 साल हुआ। दूसरा व्यापारिक क्षेत्र, यानी कि कहां पर करोगे, तो भाई इंडिया के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, अन्य अफ्रीका के लिए अलग है, ये चीजें हैं। तो व्यापारिक अवधि भी थी, व्यापारिक क्षेत्र भी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरू में तो तीव्र आलोचना की, लेकिन जब इससे लाभ होने लगा तो सभी लोग इसके क्या आने लगे, पक्ष में हो गए। तो भारत से सबको पता है रेशम है, गरम मसाला है, मलमल, सूती वस्त्र, ये सारी चीजें निर्यात होने लगी और बदले में चांदी देती थी। इस प्रकार इंग्लैंड की मूल्यवान धातु भारत आ रही थी। लेकिन उस समय इंग्लैंड की परंपरागत निर्यात वस्तु ऊन थी। भारत गर्म वस्तु वाला देश, गर्म जलवायु वाला देश, तो हम ऊन का क्या करेंगे, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो चार्टर कंपनियों ने इस प्रकार नियम बनाए, जैसे आपको मैंने बताया औद्योगिक क्रांति के बाद कैसे भारतीय उद्योगों की वस्तुओं पर जो भारत के अंदर छोटी छोटी इकाइयां इंटरडिपेंडेंट थी, आपस में आत्मनिर्भर थी, उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ से जाने वाले माल पर आयात कर लगा दिया, तो वो वहां महंगे हो गए। वहां मशीनों से वस्तुएं बनने लगी, धीरे धीरे वो सस्ती हो गई, जल्दी बनने लगी, तो भारत का उद्योग समाप्त हो गया। तो इंग्लैंड के व्यापार को विश्व के अन्य भागों में फैलाने का काम ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती है बच्चों, और देश की संपदा में वृद्धि हुई। तो हॉकिंस और फ्रांसिस ड्रेक, ये अंग्रेज नाविक जो थे वो वास्तव में समुद्री लुटेरे थे, जो अमेरिका से आने वाले सोना चांदी से भरे जहाजों को वर्षों तक लूटते रहे। यानी कि इंग्लैंड के समुद्री नाविकों ने अमेरिका से जो जहाज भरे भरे आते थे सोना चांदी को, उनको लूट लेते थे। और इनमें प्रमुख थे हॉकिंस और फ्रांसिस ड्रेक, ये अंग्रेज नाविक काम यही करते थे। तो एलिजाबेथ के शासनकाल में ये एक इतना पॉइंट बनाया कि कैसे वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। तो अमेरिका, अफ्रीका और विश्व के अन्य भागों में इंग्लैंड ने उपनिवेश स्थापित कर दिए, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद, पूंजीवाद। और घरेलू उत्पादन इनका बढ़ा और वो सारा खपने लगा, कच्चा माल इनको मिलने लगा।
अब 1651 में एक नौ परिवहन अधिनियम पास किया गया इंग्लैंड में, यूके में 1651 में एलिजाबेथ ही है, नौ परिवहन अधिनियम। अब यहाँ क्वेश्चन आपका आ जाए, इसमें नियम बताओ कौन से तरह ऐसे पूछे गए आपसे। तो पहला क्या था, इंग्लैंड से जो भी वस्तु बाहर से मंगवाए वह उन देशों से मंगवाए जो उनके प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि सस्ती पड़े। तो इंग्लैंड के अंदर कोई भी वस्तु आएगी, जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, तो इनसे आप आयात उन्हीं से करो जो इन दोनों देशों में प्रमुख रूप से क्या की जाए, उत्पादन किया जाए, ताकि वो या मंगाओगे तो क्या पड़ेगी आपको, वो क्या पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। तो पहला नियम तो क्या बनाया कि इंग्लैंड में आयात करोगे तो उन्हीं देशों से आयात करो जहां वो वस्तु प्रचुर मात्रा में पैदा होती हो और अच्छी मात्रा में क्वालिटी के साथ पैदा होती हो, ताकि एक हिसाब से वो सस्ती पड़े। दूसरा क्या है भाई, बाहर से आने वाला माल। अब एक तो ये हो गया भाई उन्हीं देशों से मंगवाओ जो दूसरे देशों में प्रचुर मात्रा में पैदा हो। दूसरा क्या है, बाहर से आने वाला माल या तो इंग्लैंड के जहाजों द्वारा लाया जाए या फिर निर्यातक, यानी कि ये जो माल है दो रूपों से जहाजों में आएगा। ये जहाज या तो हो इंग्लैंड के हो या फिर इन देशों के हों, बस। यानी कि जो आप आयात कर रहे हो या तो वो इंग्लैंड का जहाज हो या फिर जहां से वस्तु मंगाई जा रही है उन देशों का जहाज हो। इसका मतलब इसके कारण स्पेन, फ्रांस, रशिया, इटली, ये सब बाहर आउट कर दिए। तीसरा, इस नियम की तीसरी बात क्या थी, तीसरी थी कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के माल को विदेशी जहाज द्वारा, यानी कि अगर इंग्लैंड कहां पर सामान निर्यात करना चाहता है, इंग्लैंड सामान निर्यात करना चाहता है एशिया में, अफ्रीका में और तीसरा अमेरिका में, तो इन तीनों में सामान तभी निर्यात होगा जब जो जहाज है वो किसका हो, यूके का हो। तीन नियम ध्यान से देख लो। जो सामान आएगा वो उन देशों से आएगा जहां उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में, और या तो उनका जहाज हो या इंग्लैंड का हो। दूसरा, किसी भी देश से आने वाला जहाज या तो इंग्लैंड का हो या उनका, ये दोनों हो गए। तीसरा, अगर किसी देश में सामान भेज रहे हो तो जहाज इंग्लैंड का हो, चाहे वो एशिया में हो, अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो। ये पॉइंट हुए। और मछलियों का आयात केवल अंग्रेजी जहाजों द्वारा ही किया जा सकेगा। इसका मतलब मछली तो इंडिया में होनी नहीं है, कौन भेजेगा, मछली आयात सिर्फ यूके के जहाज से, अदरवाइज कोई नहीं मंगाना। और ये जो इंग्लैंड का अधिनियम है, चार नियम, ये वरदान सिद्ध हुआ बच्चों भाई, क्योंकि हालैंड के निर्यात और पुनर्निर्यात व्यापार को आघात पहुंचाना था, यानी कि सबसे मेन जो कंपटीटर था वो कंपटीटर था हालैंड उस वक्त। तो हालैंड को नुकसान पहुंचाने के लिए ये नियम बनाया था 1651 में। और ये हमें आज बोलते हैं हम तुम्हें सभ्य बनाने आए थे, हम तुम्हें व्यापार के नियम सिखाने आए थे, हम तुम्हें भला करने आए थे, शासन प्रशासन का ज्ञान देने आए थे। और हम WTO भी क्या कहता है, निर्बाध व्यापार बढ़ाएंगे, और निर्बाध व्यापार बढ़ाने के नाम पर वो 10 साल भारत और चीन के सूती वस्त्र पे निर्यात पर रोक लगा देता है। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये नियम बना रहे हैं कब, 1651 में, जिस वक्त भारत के अंदर किसका शासन है, जहांगीर का। सोच के देखो, साउथ में कौन है, शिवाजी। उस वक्त भी भारत की वर्ल्ड इकोनॉमी लगभग 40% है, 35 से 40%।
सोच के देखो, 35% तब भी इंडिया के ट्रेड है वर्ल्ड में, और 2000 साल पहले 71% था। तो ये चीजें हैं भाई। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या था कि हालैंड को आघात पहुंचाना, क्योंकि उस समय हालैंड पोत परिवहन में सबसे आगे था, बाकी तो ये नॉर्मल थे, हालैंड सबसे आगे था। तो ये चीजें हुई। और इन गणतंत्र शासन है 1649 से 1660 ब्रिटेन में। ये तो पढ़ लिया, महारानी सिस्टम है, बीच में गणतंत्र शासन भी आता है। ब्रिटेन में गणतंत्र शासन का भी टाइम आता है, यानी कि आम जनता द्वारा 1600, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे कि ब्रिटेन में गणतंत्र शासन कब था। तो 1649 से लेकर 1660 तक बच्चों, ये गणतंत्र शासन काल माना जाता है ब्रिटेन में। इस दौरान भी वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। और बाल्टिक सागर में इंग्लैंड ने स्वीडन से 2 व्यापारिक संधियां की थी इस दौरान। स्वीडन से व्यापारिक संधि की गणतंत्र शासन काल में बच्चों। और इंग्लैंड के अनुसार इंग्लैंड को बाल्टिक सागर से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। स्वीडन से संधि की तो क्या मिला ब्रिटेन को? बाल्टिक सागर से व्यापार का। तो बाल्टिक सागर से व्यापार का अधिकार किसके साथ संधि करके मिला इंग्लैंड को? स्वीडन से। और क्रामवेल की शासक हुए हैं, शासक इंग्लैंड में स्पेन के उपनिवेश पर आक्रमण करने की नीति अपनाई। तो स्पेन के ऊपर भी अधिकार, यानी कि स्पेन के उपनिवेश जितने थे वो कौन ले लेगा अपने अधिकार में? क्रामवेल ले लेगा। तो स्पेन के जहाजी बेड़े को पराजित किया और बड़े खजाने को लूट लिया क्रामवेल ने। ये हुए हैं 1656 में। तो इसने क्या किया भाई? स्पेन के जहाजी बेड़े को लूटा ताकि वो अपना, तो कहां से ये साफ सुथरा व्यापार कर रहे हैं भाई? स्पेन के जहाजी बेड़े को लूट रहे हैं, वहां पर बाल्टिक सागर में यहाँ पे व्यापार कर ले। 1651 में नौ परिवहन अधिनियम आ रहा है। तो अब अमेरिका में जो अंग्रेजी बस्तियां थी, क्रामवेल ने वहां पर अलग अलग वाणिज्यिक कंपनियों की, अंग्रेजों की भी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में नहीं थी, अमेरिका में भी थी। तो उन जहाजी अंग्रेजी बस्तियां जो थी उनके ऊपर क्रामवेल ने अधिकार कर लिया अंग्रेजों अमेरिका में। और अब वो केवल इंग्लैंड के जहाजों द्वारा ही व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेजी बंदरगाहों के मार्ग से ही सामान भेजा जाएगा, जिसमें भारत से आने वाली चाय, यानी कि इंग्लैंड के अंदर 1656 में क्रामवेल का जो शासन था उसने अंग्रेजों की जो वाणिज्यिक बस्तियां थी, जो 13 कॉलोनी मानी जाती है अमेरिका में, उन पर भी आधिपत्य कर लिया। और तुम्हें जब सामान चाहिए ना तो अंग्रेजी जहाजों से ही अपनाओ, क्योंकि कभी अमेरिका स्पेन का उपनिवेश था, याद रखना, ब्रिटेन से पहले। और स्पेन की बेगा फुस्की नामक एक नाविक के नाम पर वहां अमेरिका की खोज मानी जाती है। तो अब वहां चाय जो भारत की जाती थी ब्रिटेन में, अमेरिका में, वो भी अब ब्रिटेन के जहाज से ही जाएगी। ये चीजें आपकी बनती हैं। और चार्ल्स द्वितीय ने, एक शासक और हुए हैं ब्रिटेन के, ब्रिटेन में चल रही है ये। यूके में प्रसार कैसे मिला? चार्ल्स द्वितीय ने क्या नियम बना दिया ब्रिटेन में? इसने कहा कि अनाज का निर्यात करने वाले किसानों को, ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटेन में किसान है, वो कहीं भी किसी भी देश को क्या कर रहे हैं? अनाज का निर्यात कर रहे हैं, तो तुम्हें बदले में गोल्ड दिया जाएगा। अब किसी किसान को यूं पता चल जाए कि भाई हमने अनाज भेजा, निर्यात किया अनाज, तो बदले में गोल्ड मिलेगा, तो ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे में ही वाणिज्यवाद को क्या बढ़ावा मिला? इससे चीजें। तो अब इंग्लैंड कच्चे माल के स्थान पर तैयार माल का निर्यात करेगा, क्योंकि खाद्यान्नों का अब निर्यात किया जा रहा है। तो उसने विलासिता की वस्तुओं पर आयात पर प्रतिबंध
लगा दिया। तो विलासिता की जो वस्तुएं होती थी खासकर भारत से जाती थी तो उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि आयात कम हो गए। और किसानों को कहा कि तुम भैया अनाज निर्यात करो तो तुम्हें निर्यात करोगे तो बदले में गोल्ड मिलेगा। तो किसान प्रेरित हुए और इंग्लैंड में वाणिज्यवाद के विचारों का क्या हुआ, विकास हुआ। इंग्लैंड ने पुर्तगाल के साथ एक संधि की 1703 में। यहां चार्ल्स द्वितीय नहीं है। अब 1703 में यूके संधि करता है पुर्तगाल से। आने वाली शराब पर क्या लगाया, प्रतिबंध। ओनली पुर्तगाल की शराब अलाउड थी। अब भाई पुर्तगाल को तो मिल गया, अब ब्रिटेन ने क्या लिया बदले में, यूके ने कह दिया ठीक है पुर्तगाल जी हम आपकी शराब ले लेंगे, फ्रांस क्या नहीं लेंगे। लेकिन पुर्तगाल ने क्या किया, जो ब्राजील उपनिवेश था पुर्तगालियों का वो व्यापार के लिए खोल दिया। ये बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, बदले में क्या मिला, पुर्तगाली उपनिवेश ब्राजील से व्यापार की छूट। मैथुन की संधि किन दो देशों के बीच में हुई, इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में। अब ब्राजील के साथ इंग्लैंड का व्यापार खोल दिया तो इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ और 20 वर्ष बाद अंग्रेजी वस्त्रों के बदले ब्राजील से भारी मात्रा में सोना आने लगा। यानी कि भारत से देखो सूती वस्त्र जा रहा है, कच्चा माल। कमाल की चीज देखो, भारत के सूती वस्त्र मलमल रेशम से कच्चे माल से वो तैयार माल करें और ब्राजील में भेज दें और ब्राजील का सोना चांदी खींच लें। ये होते थे तरीके। और इन्होंने नियम क्या बना दिया था कि भी उन देशों से व्यापार करो, वहीं से वस्तुएं लो जहां या तो उसका जहाज आए या फिर हमारे जहाज से वो सामान आए। कितना दिमाग से चल रहे हैं। ऐसे ही हैनोवर का एक काल है ब्रिटेन में बच्चों, हैनोवर काल, क्योंकि ब्रिटेन ही और फ्रांस ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। हैनोवर काल में जो आपका माना जाता है लगभग वस्त्र उद्योग प्रोत्साहित करने के लिए माना जाता है। 6 किंग हुए हैं 1714 से 1901 के बीच। सत्रह सौ चौदह से 1901 हैनोवर काल माना जाता है बच्चों। और इसमें 1714 से 1727 हैनोवर प्रथम फर्स्ट है, 1714 से लेकर 1727 हैनोवर फर्स्ट। और ये क्या माना जाता है कि वस्त्र उद्योग, खासकर ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ऊन की जरूरत दुनिया में सभी देशों को तो थी नहीं। तो देखा जाए कहां कहां जरूरत है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग को प्रमोट करने के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रयास स्पेशल किए गए। तो चीन के रेशमी वस्त्र और भारत के सूती वस्त्र के आयात पर प्रतिबंध लगाए गए। तो यहां अगर क्वेश्चन है भाई इसका तो तभी फायदा होगा ना प्रतिबंध, तो आने वाला आयात तो ब्रिटेन से चीन और भारत, तो भारत चीन से जा रहा है क्या, रेशम ब्रिटेन की तरफ, और भारत से क्या जा रहे हैं, सूती, इन सूती वस्त्रों पर। तो सूती वस्त्र इसको भी रोक दिया, इसको भी रोक दिया, यानी कि इनका आयात ब्रिटेन ने रोक दिया और बदले में ऊनी वस्त्र उद्योगों को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ये है हैनोवर का टाइम, यानी कि अंग्रेजों ने इस प्रकार दिया बढ़ावा। अब बात आते हैं फ्रांस कि फ्रांस ने कैसे बढ़ावा दिया। अभी तक आप चल रहे थे ब्रिटेन का कैसे बढ़ावा, क्योंकि 2-3 देश ही हैं जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन आदि। तो फ्रांस ने जैसे बताया अभी कालबर्टवाद तो मैं बता चुका हूं। तो कालबर्टवाद जिसने
औद्योगिक विकास पर ज्यादा महत्व दिया, औद्योगिक विकास पर और आधारभूत संरचना पर, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापार परिवहन ही आएगा। तो कलबुटवाद माना जाता है सड़कों और नहरों का निर्माण करना, खाद्यान्नों के निर्यात पर रोक लगाना, शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करना, और व्यापार संघों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण, जो बता चुका हूं वही चीजें, और शक्तिशाली जहाजों बेड़ों का निर्माण करना। तो इंग्लैंड के वाणिज्य की तरह जो कालबर्ट है वो फ्रांस के व्यापार संतुलन को ज्यादा महत्व देता है, और विदेशी व्यापारियों को देखते हुए अपनी गुणवत्ता में, समृद्धि में, मतलब कि क्वालिटी बढ़ाना, प्रोडक्शन भी बढ़ाना ताकि सस्ता, और क्वालिटी बढ़ाना, इस पे ध्यान दिया। और लुई 14वें जो फ्रांस का लुई 14वां है, इसके समय क्या होता है, जो लुई 16वां तो 16वीं आपकी फ्रांस की क्रांति तब है। लुई 14 के शासनकाल में वाणिज्यवाद की नीति का प्रसार नौकरशाहों ने किया। तो यहाँ की नौकरशाही अधिकतम सामंत थे, यानी कि नौकरशाह और सामंतों ने, क्योंकि वही उच्च वर्ग का जीवन जीते हैं, वस्तुओं का उपभोग वही करते हैं, तो इन्होंने ही क्या किया, सबसे ज्यादा फ्रांस में प्रसार किया, सामंत प्रणाली ने, नौकरशाही ने। और इन लोगों की जो मोस्टली क्या थी, वस्तुएं यही खरीद प्राप्त करते थे, तो धीरे धीरे इन पर प्रसार तो नहीं है, इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, उसको थोड़ा मुक्त किया लुई 14वें ने, और सामंत वर्ग के अधीन वाणिज्यवाद का प्रसार थोड़ा सा कंट्रोल करके लुई 14वां ही बढ़ावा देता है बच्चों। और स्पेन में क्या है, स्पेन वासियों ने सोना चांदी प्राप्त किया था निर्यात को बढ़ावा देकर, और औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज के आधार पर धन संपदा सम्राट चार्ल्स पंचम। तो जब स्पेन की बात करें, स्पेन में आता है चार्ल्स पंचम, इसने वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया, और इसका समय बचा 1510 से 1556, जब हमारे यहाँ प्लासी का युद्ध चल रहा है। और इसने कहां पर बात की, अमेरिका, ध्यान रखना ब्राजील पुर्तगालियों का है, स्पेन का सॉरी, और ब्राजील पुर्तगाल का, और अमेरिका जो है स्पेन में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इन जोदों से ज्यादा ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज से क्या प्राप्त करता है, सोना चांदी निर्यात के माध्यम से। तो ये कुछ देश ऐसे थे जो धन संपदा, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इनको बढ़ावा देते हैं। इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, वाणिज्यवाद कहा जाता है। तो पुनर्जागरण ने, जनसंख्या वृद्धि ने, भौगोलिक खोजों ने, व्यापारिक रास्तों की खोजों ने, ये सारा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया किसमें, वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ एक चीजें ये ध्यान रखनी है कि बस किस किस में क्या हुआ, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, और ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यूरोप में कृषि क्रांति। यूरोप में कृषि क्रांति, कृषि से पहले परंपरागत ढंग से खेती की जाना, कृषि का कोई वैज्ञानिक तरीका ना होना, कम उत्पादन, जरूरत की कम, तो भाई कौन ऐसा प्रयोग करेगा। तो मोस्टली नॉर्मल घर के उत्पादन के लिए, खाद्यान्न के लिए खेती होती थी, व्यापार वाणिज्यवाद था ही नहीं। जब तक सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र का निर्यात कब करोगे, जब दुनिया में मांग होगी। नहीं है तो कौन कपास उगाएगा, कौन ऊन करेगा, कौन भेड़ पालेगा, भाई सबको गेहूं, चावल, मांस, मच्छी चाहिए, बस वहां मांस के लिए ही खेती बाड़ी होती थी मुश्किल से पशुओं की। तो कृषि उत्पादकों में कृषि क्रांति के नाम से क्या पुकारा गया है, खेतों में चकबंदी और बाड़बंदी, यानी कि इसकी जब नींव की बात करें तो ये दो बातों से शुरुआत होती है। देखो, चकबंदी, चकबंदी आप समझते ही होगी, अलग अलग टुकड़ों को एक जगह करना।
बाड़बंदी यानी कि पशु खाए ना, उसके चारों तरफ बाड़ बना दो। और हमारे यहाँ 5000 साल पहले कपास का उत्पादन हो रहा है, मिस्र में हम निर्यात कर रहे हैं, लेकिन ये हमें सभ्य बनाने आए थे। तो खेती में चकबंदी और बाड़बंदी नए उद्देश्य हुए और नए मोड़ को ही इसको कृषि क्रांति कहता है। और यह नाम कृषि क्रांति कार्ल मार्क्स, यानी कि ये जो कृषि क्रांति है, यह शब्द सबसे पहले कार्ल मार्क्स यूज करता है अपनी पुस्तक दास कैपिटल में। वर्ड यूज्ड बाय, यानी कि कृषि क्रांति शब्द कौन यूज करता है? कार्ल मार्क्स, अपनी पुस्तक दास कैपिटल में। क्योंकि यहाँ पर एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग, कृषि का नहीं। कार्ल मार्क्स को पता है मजदूरों और दासों का जीवन कृषकों को जीना पड़ता था, उसके परिश्रम का लाभ ये उद्योगपति कमाते हैं। क्योंकि पहले पूंजीवादी आएगा, फिर शोषण होगा, फिर उसके बाद सामंतवाद और समाजवाद आएगा। समाजवाद आएगा, सामंतवाद तो पूंजीवाद से पहले आता है। तो यहाँ ये चीजें ऐसे बनती हैं। अब कृषि क्रांति के समय जब बात करते हैं तो 1600 के आसपास धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाते हैं। 16वीं सदी के आसपास, 17वीं सदी, और 16वीं सदी में लगभग 80% जनसंख्या ब्रिटेन में, जब बात करें 1600 के आसपास, तो ब्रिटेन में बच्चों 80% जनसंख्या इसमें लगी हुई है कृषि में। लेकिन जब 16वीं सदी खत्म हुई और 17वीं शुरू होगी और 1650 के पश्चात उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आती है, तो उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से ही आएगा। और 1750 से पहले फिर भी हम कृषि क्रांति नहीं देखते ब्रिटेन में। इससे पहले किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन स्पष्ट रूप से नहीं देखी जाती। यानी कि 1600 में धीरे धीरे बाड़बंदी, चकबंदी शुरू हुई, उन्नत बीज, कोई टेक्निक, कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं आया। और 1750 में ही कृषि क्रांति आई, जब भरण पोषण के पश्चात इंग्लैंड अपना थोड़ा सा निर्यात करने लगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो ये 1750 वही टाइम है, 1714 से 1748 बताया था, किसका समय बताया था? ट्यूडर शासकों का। तो उसमें आपका कृषि का उत्पादन, एक्स्ट्रा उत्पादन होने लगता है और कृषि के निर्यातों में 13% के आसपास क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इंग्लैंड कृषि क्रांति का यूरोप में जनक माना जाता है। धीरे धीरे वहीं पर उत्पादन शुरू हुआ और 1700 के आसपास शुरू हो गई थी, लगभग 1600 में शुरू हुई और 1700 तक आते आते गति प्राप्त कर ली। 1750 में निर्यात होने लगा, यानी कि 20 वर्ष पहले या 20 वर्ष के बाद, इसका मतलब 1720 या 1770 के बीच में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मानी गई। और क्योंकि उस वक्त इटली और जर्मनी आज की तरह नहीं थे, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में 350 छोटी छोटी डची, यानी कि बाद में तो नेपोलियन बोनापार्ट उसको 35 राज्यों में बदल देता है 350 से। तो इंग्लैंड के अलावा इटली और स्पेन, जर्मनी, ये छोटे छोटे राज्यों में थे और एक भी कोई बड़ा राज्य नहीं था। अब कृषि में जो सबसे प्रमुख है कृषि क्रांति का उदय, मुख्य परिवर्तन या विशेषताएं क्या है? कृषि क्रांति की विशेषता, कृषि क्रांति में सबसे पहले है तो जेथरो टूल की ड्रिल। ड्रिल का काम आपको पता ही क्या करते हैं? जब घर में हम फिटिंग कराते हैं तो दीवारों में छेद किससे होता है? या तो हथेड़ों और छीनी से करो, कितना टाइम लगेगा? ड्रिल लगाई और राख से ड्रिल कर दिया। यह वैज्ञानिक ढंग से कृषि में प्रयास था, पहला वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का पहला प्रयास था ड्रिल से। और ये जो जेथरो ड्रिल है, ये बर्कशायर का किसान था बच्चों। बर्कशायर कहाँ पर? आपका ब्रिटेन में। बर्कशायर का किसान, और ये कृषि क्रांति की पहली मशीन
सोच के देखो, पहली बार उन्होंने ड्रिल करने की शुरुआत करी तो 1701 में उसने यह ड्रिल बनाई थी। यानी कि ड्रिल करो, छेद करो और बीज बो दो। ये उससे, यानी कि ड्रिल के मतलब क्या था, नालियां तैयार करना, जैसे हमारे यहाँ हल चलाते हैं नालियां तैयार करो। यानी कि ये 1701 में नालियां तैयार करके खेती कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कालीबंगा से जुते हुए, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं 5000 साल पहले। यानी कि ड्रिल नालियां तैयार करती थी, बीज बोती थी और बीज को ठीक और पूर्ण तरीके से मिट्टी से ढक देती थी। जैसे हम हल चलाएंगे तो मिट्टी को अपने आप ही हम मेज भी मार देते थे, जिसको हम सुहागा भी बोलते हैं या मेज फेरना भी कहते हैं। तो सोच के देखो, इसमें भाई समय बचेगा, बीज ठीक से यूज हो जाएंगे और क्या है, पानी हवा ठीक जड़ से पहुंच जाएगी। अब ड्रिल ने अपने नवीन सिद्धांतों को हाउस हस्बेंड्री, तो अपने नवीन सिद्धांतों को टूल के माध्यम से, तो जेथ्रो टूल जो टूल है, ये जो नाम लिखा हुआ टूल ने, इसकी एक सिद्धांत को क्या कहा गया, नवीन सिद्धांतों को ट्रिपल एच नाम दिया गया। सिद्धांत को ट्रिपल एच नाम दिया गया। ट्रिपल एच क्या है भाई, जेथरोल की ड्रिल में टूल के ट्रिपल एल देख लो, हाउस, हाउसिंग, हस्बेंड्री। हाउस, हाउसिंग, हस्बेंड्री, ये टील सिद्धांत माने गए। अगला जो पॉइंट आता है कृषि क्रांति में, दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, बाड़बंदी तथा आर्थर यंग। आर्थर यंग, इसने क्या प्रयोग किया था भाई, ये भी देख लो। आर्थर यंग ने, इसने क्या कहा था कि बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की प्रयास किया। और बाड़बंदी तथा चकबंदी, तो बाड़बंदी का अग्रदूत, कि छोटे छोटे खेतों के चारों तरफ मेड़ लगाना ताकि पशुओं से बचाया जा सके। और ट्रेवलियन ने उसे द प्रोफेट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर कहा गया। बोलो, एक ट्रेवलियन इतिहास करा है, ये इसको क्या कहता है, द प्रोफेट ऑफ मोहम्मद, प्रोफेट है जैसे, द प्रोफेट ऑफ पैगंबर न्यू एग्रीकल्चर। अब यही क्वेश्चन आ जाए, द प्रोफेट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर किसे कहा गया, तो आर्थर यंग, वो भी किसके लिए, बाड़बंदी के लिए। सोच के देखो, तो नवीन कृषि का पैगंबर। और 1773 में इसी के अधिक भाषणों को देखकर ब्रिटेन में क्या किया गया, कृषि बोर्ड की स्थापना शुरू हुई। 1773 में कृषि बोर्ड की स्थापना होती है, आर्थर यंग के भाषणों से प्रभावित होकर इंग्लैंड में। और बाड़बंदी की अनुमति दी गई इसके आधार पर, और उनमें चकबंदी कर दी गई इन्हीं के भाषणों से प्रभावित होकर। तो इसको बाड़बंदी या चकबंदी, या भी खेतों में लोगों को समझ में आए भी इकट्ठे कर दो खेत, इधर उधर छोटे छोटे भूखंड हैं, वैसे ही इंग्लैंड में ज्यादा जमीन है ही नहीं और ये भी बिखरी पड़ी है, तो फायदा क्या। और दूसरा है नेक्स्ट बच्चों, बैकवेल। बैकवेल किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ये है पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए, क्योंकि खेती बाड़ी पशुओं के बिना होगी नहीं। तो अपने यहाँ कौन सी जो बैल है वो अच्छा हल चलाने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है इंडिया में, बता सकते हो। हमारे यहाँ जो नागौरी बैल है ना इंडिया में, राजस्थान के, तो हमारे यहाँ नागौरी बैल सबसे ज्यादा तेज बैल माना जाता है खेत में चलने के लिए, हट्टा कट्टा बढ़िया लंबा चौड़ा बैल जो तुरंत हल को खींच ले। तो नागौरी बैल जैसे हमारे लिए प्रसिद्ध है, वैसे यहाँ पर शुरू में रॉबर्ट बैकवेल जो 1725 से 1795 के बीच है, ये इसके ऊपर शोध करते हैं पशुओं की नस्ल को ठीक करने के लिए। भाई अच्छे खासे बढ़िया ब्रीडिंग होगी तो भेड़ की, अब इन्होंने खेती बाड़ी तो इतनी करती नहीं थी, कौन सी नस्ल बनाई इन्होंने जो
बैल दुबले पतले होते थे, हड्डियां निकलती थी, भेड़ों की भी यही दिशा थी। अब मरी सी भेड़ हो, कहाँ से ऊन निकलेगी, एक पाव ऊन भी नहीं निकलेगी। और भेड़ हो लंबी चौड़ी अच्छी हट्टी काटी तो ऊन तो ज्यादा होगी। तो भेड़ की नई नस्ल अपनाई इन्होंने, न्यू लिसेस्टर। अब ये भेड़ की नई नस्ल बनाते हैं भाई, न्यू लिसेस्टर। न्यू लिसेस्टर किसकी नस्ल थी? भेड़ की, ताकि अच्छी ऊन मिल जाए। और पहले भेड़ों की तुलना में 40 पाउंड अधिक वजन और ऊन का मिलता था। तो पहले भेड़ों का साधारण वजन 21 पाउंड होता था, अब 40 पाउंड होने लगा। परंतु उनके द्वारा विकसित नस्ल का जो भार है वो 60 पाउंड होता था, यानी कि 21 से 40, फिर 40 से 60। और बेकवेल की बात थी, चार्ल्स कोलिंग ने बैलों की नस्ल बनाई। चार्ल्स कोलिंग, इसने किसकी नस्ल बनाई बच्चों? बैलों की नस्ल। तो रॉबर्ट बेकवेल ऊन के लिए भेड़ की, और चार्ल्स कोलिंग बैलों की नस्ल। और प्रसिद्ध नस्ल थी डच शॉर्ट हॉर्न। छोटे सींगों वाले बैल, ये बैल इन्होंने बनाए थे। और इन प्रयोगों से खेतीबाड़ी में भी सुधार हुआ और ऊन का उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या बढ़ ही रही थी, इंग्लैंड में खपत ज्यादा थी, तो इसलिए वो आसानी से बिक जाता था। और एक है रॉबर्ट वेस्टर्न, सर रॉबर्ट वेस्टर्न। सर रॉबर्ट वेस्टर्न, ये सारे इंग्लैंड में ही बता रहा हूँ बच्चों में, मोस्टली क्योंकि इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई है। रॉबर्ट रॉबर्ट वेस्टर्न कृषि सुधार में नया कदम लेके आए 1645 में। क्या करते हैं भैया ऐसा 1645 में रॉबर्ट वेस्टर्न? उसने जो डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री है, कृषि संबंधियों के अध्ययन के आधार पर इंग्लैंड में एक कदम उठाया, डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री, यानी कि एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने फेंडर में रहते हुए, फ्लैंडर्स की जगह डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री। ये इनकी एक पुस्तक है रॉबर्ट वेस्टर्न की। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया कि जड़ वाली फसलें तथा शलगम और घास उगाकर पृथ्वी की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इस पुस्तक में ये बोलते हैं जड़ वाली फसलों, खासकर शलजम और त्री घास, इनको उगाकर उर्वरा शक्ति पृथ्वी की बढ़ाई जा सकती। तो कौन सी पुस्तक लिखी और वो पुस्तक किसके ऊपर काम कर रही है कि उपजाऊ शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि उर्वरा शक्ति। तो त्रिपत्ती का घास उगाओ और शलजम उगाओ और खेती बाड़ी में उर्वरा शक्ति बढ़ाओ। तो पहले सिर्फ क्या होता था, इंग्लैंड में शीत ऋतु पर आरंभ होने से पहले ही पशुओं को मार दिया जाता था, क्योंकि भी कहाँ रखेंगे, कुछ होगा ही नहीं, पशुओं को क्या खिलाएंगे। सोच के देखो, जो अपना पेट भरे तब तक ठीक है, वरना को पशुओं को मार दो और खा जाओ, फिर कहाँ से हरित क्रांति होगी। लेकिन चारा अभाव होता था, तो ये शलगम आदि घास के मैदान हो गए, तो चारा बन गया, तो वो पशुओं को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आदर्श उत्पादन हो जाएगा। अब इंग्लैंड के एक राजा थे जॉर्ज तृतीय, उन्होंने एक नया वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की उपज को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया। जॉर्ज तृतीय, यूके के किंग, क्या किया इन्होंने जॉर्ज तृतीय के काल में कि आदर्श खेत, कोक ऑफ हॉलकम ने आदर्श खेतों में इसके समय कोक ऑफ हॉलकन, होलखैम,
इसने आदर्श खेतों की बात की। आइडियल खेत, और उपज इसके कारण 10 गुना बढ़ी। इसका मतलब इनको अभी ये भी नहीं पता कि खेती ढंग से कैसे की जाए, और ये हमें सभ्य बनाने आए थे। तो आदर्श खेती की बातें करते हैं, आधुनिक ढंग से खेती की बातें करते हैं। स्वयं इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय ने खेती की इसके हिसाब से, और विंडसर में आदर्श खेत की स्थापना की। तो इसने ये खेती शुरुआत की, खुद हल चलाया, और विंडसर जगह है उसमें पहला आदर्श खेत बना। भाई बाढ़ कर दी, खेत ड्रिल से कर दिया, ठीक है, और उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने पे जोर दिया गया, और कौन सा आदर्श खेत? ऐसा तो है नहीं कि जैसे आदर्श कोई परिवर्तन किया हो। ये चीजें कुछ ऐसे आए जो इंग्लैंड में औद्योगिक कृषि क्रांति को ज्यादा महत्व देके स्थापना करते हैं बच्चों। इसके अलावा हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रांस में भी कुछ 1789 में क्रांति होती है, तो वो पादरियों ने खेती करने के अधिकार आम जनता को दे दिए, टाइथ जो कर होता था वो लेना बंद कर दिया। ये फ्रांस की क्रांति में हम समझाएंगे, और ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट हमें किसी देश में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना लगती नहीं। एक धनी किसानों का प्रसिद्ध वर्ग आता है, ये थोड़ा सा आप देख लो। रूस में धनी किसानों का एक वर्ग बनता है रूस में बच्चों। इसको रूस में क्या कहा जाता था? रूस का ही एक प्रसिद्ध था बच्चों, इसको कहा जाता था कुलक्स। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, कुलक्स क्या था? तो रसिया में जो धनी किसान होते थे उनके समूह, उनके ग्रुप को कुलाक्स या कुलक्स कहा जाता था। तो यहाँ ऐसे एक दो पॉइंट बनते हैं। एक त्रिखेत प्रणाली थी, खेत दूर दूर बिखरे हुए थे, और खेती त्रिखेत के प्रणाली के आधार पर की जाती थी, और किसानों से कर उगाने का कार्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती थी। तो वहां कौन था? तो टैक्स कलेक्ट करने वाला, खेती में रूस के अंदर कर वसूलने वाला अधिकारी, तो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था बच्चों मीर। ये एक और नाम आपका आ गया, लेकिन 19वीं सदी में आते आते मीर का महत्व कम हो गया। कभी कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी कोशिश करेंगे, तो कृषि दासता को भी घात पहुंचा, और सामंतों को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया ताकि किसान मन लगाकर अपनी भूमि पर खेती करें। तो सामंतों ने कृषि दासता की समाप्ति का तो विरोध करेंगे, भाई हमारे खेतों में काम कौन करेगा। ये भारत में भी होता था, भारत में तो बहुत कम था, हालांकि दुनिया के विकसित देशों में ज्यादा ये था, जिसको सो कार्ड आज हम विकसित देश कहते हैं। तो समस्या का कोई समाधान निकला नहीं, क्योंकि सामंत नहीं चाहते थे कि हमारे खेत से घासों को हटाया जाए। अब किसानों का एक नया वर्ग इसके विपक्ष में पैदा हो गया सामंतों के खिलाफ, और सामंतों के खिलाफ जो नया किसान वर्ग बना उसी को कुलाक्ष कहा गया बच्चों। तो ये चीजें मानी जाती हैं। और सामंतवादी व्यवस्था तो सब जगह ही थी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में भी, रूस में भी, क्योंकि सामंतों को चाहिए शाही जीवन, भोग विलास का जीवन, नौकर चाकर, खेत में काम करने वाले, उनकी कंपनियों में या फैक्ट्रियों में काम करने वाले। तो दास प्रथा का तो विरोध ये करेंगे ही। तो यहाँ तक हमारी कृषि क्रांति होगी बच्चों। अब अगली क्लास में हम करेंगे औद्योगिक क्रांति, और फिर औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में एक शानदार क्रांति। शानदार क्रांति का मतलब क्या होता है? 2-4 क्वेश्चन हम PYQ के पिछली क्लास में हमारे बच गए थे, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज की इस बेसिक क्लास में हम इतना ही टॉपिक करेंगे बच्चों। अब थोड़े से हम क्वेश्चन
देख लेते हैं, जहां हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो ये बुध की यात्रा तक हम कर चुके थे, यहाँ भी कर चुके थे हम, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। फ्लाइंग स्टल आपका जान के बता दिया था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, इटली की आत्मा आपको मैजिनी बता दिया था। सरोजिनी नायडू तक का बता दिया था। ये आपका लोकप्रिय अधिनियम 1850 में पैतृक संपत्ति का संवाद कौमुदी, यहां तक नहीं आए थे। क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ। ये पढ़ाया था हमने आपको, बकायदा पूरा डिटेल में बताया था बच्चों कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश, सत्यार्थ नहीं है, ध्यान रखना। ये स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश, कहीं उसमें गड़बड़ कर दो ना। ये क्वेश्चन है सत्य प्रकाश, ठीक है। तो ये सत्य प्रकाश किसकी रचना थी? गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, कारसन दास मलजी, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। विधवा पुनर्विवाह, जिसने अपने पुत्र का भी विवाह विधवा से करवाया था, बताया था, पूरी कहानी समझाई थी। क्या आंसर होगा? सत्य प्रकाश भारत की पत्रिका निकाली गई। तो एक है सोम प्रकाश, विधवा विवाह के समर्थन में। देखो बच्चों, ईश्वरचंद विद्यासागर भी हैं, लेकिन इनकी जो पत्रिका थी, समाचार पत्र था इनका, तो यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। वो था सोम प्रकाश, ठीक। ये है सत्य प्रकाश, एक है सत्यार्थ प्रकाश। दोनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हो गए। अब सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की है, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, और ये आपकी हिंदी भाषा में है। क्वेश्चन क्या? सत्य प्रकाश, तो इसमें आंसर आ गया कारणदास मलजी, कारसन दास। हाँ, ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से ही आपका विडो रीमैरिज एक्ट आया था। इसके ऊपर एंट्री अगर आ जाए क्वेश्चन की, ये जो आया तो उस वक्त आपके लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, 1856 में आया था। लेकिन इस एक्ट पर साइन किसके होते हैं? ये दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो साइन करते हैं तब आपके आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया? डलहौजी के समय। लेकिन साइन करके पारित कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग। तो गलत मत कर देना। लेकिन हाँ, कारसन दास मलजी अलग से हैं, दोनों आपके आंसर अलग अलग हैं। नेक्स्ट बच्चों, आत्मीय सभा की स्थापना, वो इंट दे देता हूं मैं। राजा राम मोहन राय की सहयोगी और उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को संभालने वाले, और केशव चंद्र सेन से उनके तूतु मेमो हो गई, तो केशव चंद्र सेन उनसे अलग हो गए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। और ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं 1815 में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन रहनुमाई मदजायन सभा? तो ये सारा जो 18वीं 19वीं सदी 18वीं सदी में 19वीं सदी में हमारा जो धर्म सुधार होता है, उसके सारे क्वेश्चन है। रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक थे आपके दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदौन जी, एम एस बंगाली। तो नौरोजी फरदौन जो भी थे, ये आपके क्या थे? रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित थे बच्चों, महादेव गोविंद रानाडे के साथ। निम्न से किसे यूरोप का मरीज? आज ही बताया, इंट्रोडक्शन किया जब, सबको पता है, तुर्की। क्योंकि और सारे देश तो यूरोप में अच्छे विकसित हैं, और ये थोड़ा सा पीछे रह गया, तो इसलिए यूरोप का क्या माना जाता है? मरीज। कौन सा प्रिंटिंग प्रेस? अब ये भी आज ही बताया।
प्रिंटिंग प्रेस। और इटली में ही मैंने बताया, क्योंकि पुनर्जागरण की स्थापना में तो आपका कौन इसमें, गुटेनबर्ग। हालांकि प्रिंटिंग कला सबसे पहले, कागजी मुद्रा प्रिंटिंग कला चाइना में हुई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किसके अनुसार जीवन सुख में नहीं दिलचस्प है, इसलिए मौज से जीना और सम्मान पूर्वक जीना चाहिए। स्टेटमेंट पूछ रखे हैं भाई, तो कभी कभी स्टेटमेंट सीधी पूछ लेते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि आए, तो भी आ जाता है। तो मॉन्टेन जो राजनीतिक हैं, विचारक हैं, ये इसके क्या माने जाते हैं, प्रेरणा मतलब कि स्टेटमेंट देने वाले। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ब्रिटेन चले गए थे, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई 1733 में, सॉरी 1833 में। तो उस वक्त कौन था आपका, विलियम बेंटिक भी नहीं है, जॉन डिग्बी भी नहीं है। ये आपके जॉन डिग्बी तो आपका नेशनल इनकम का अध्ययन करने वाले। यहाँ पर है आपके अकबर द्वितीय, जो इनको क्या देते हैं, राजा की उपाधि। लंदन में इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, पेंशन संबंधी। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ये आपके वही क्वेश्चन आ गया, ब्रह्म समाज को देखो, अभी बोला ब्रह्म समाज को अनुप्रेरित किया, तो आपको पता ही है, अभी जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो 1815 में आत्मीय सभा की क्या करते हैं, स्थापना। और राजा राममोहन राय की मृत्यु कब होती है, 1833 में, ब्रिस्टल में, लंदन में, यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, किसने हिंदू विवाह, देखो वहीं पर पारित कराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन करने वाले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पता ही था अभी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। केशव चंद्र सेन आपके क्या आते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह में नहीं आते। केशव चंद्र में इंडियन मैरिज एक्ट, दूसरा आता था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मेहराम जी बालामारी 1892। केशव चंद्र नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892, बहराम जी मालाबारी। तो सब अलग अलग है, ध्यान रखना। मालाबारी का मतलब केरला। तो नेटिव एक्ट 1872, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892, लॉर्ड लेंसडाउन के समय। 1872 में आपके कौन है, लॉर्ड लिट्टन। और इस वचन के मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी, सबको पता WC बनर्जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने वाला, ये बताओ कौन है, कब विभाजन किया किसने था, लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन 1911 में उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और 1912 में जो अधिवेशन होता है 11 के आधार पर, उसमें दिल्ली को राजधानी बनाया था कलकत्ता से, उस वक्त आपके थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कौन सा स्टुअर्ट गार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तथा वहां क्या भारतीय तिरंगे को फहराया। इतना बता देता हूँ, महिला थी, महिला जी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा तो 1905 में लंदन में आपके इंडियन लंदन सोसाइटी बना रहे हैं। सरदार जी राणा अभी मुझे ध्यान नहीं है कौन थे। और मैडम भीखा जी का इसमें क्या आएंगे, आंसर आएंगे। कब था ये, 1907 में। ये इन्हीं से प्रेरित थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा से। नेक्स्ट, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। दयाराम गिडुमन, रमाबाई रानाडे, DK कर्वे। तो इसमें DK कर्वे है बच्चों, 1899 में आपके प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। DK कर्वे पूना के पास मुंबई जिले के क्षेत्र यानी बंबई प्रांत हुआ। रमाबाई रानाडे अलग से विधवा आश्रम बनाती, महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी। तो उसी हिसाब से आपके अलग अलग क्वेश्चन है, ये सारे मैं करा चुका हूँ। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, 1916 में। ये कई बच्चे बता चुके हैं, गलत हो जाता है। होम रूल लीग की ध्यान रखना, स्थापना पहले करते हैं
बाल गंगाधर तिलक, दूसरे पे करती हैं एनी बेसेंट, लेकिन अध्यक्ष आपके कौन है? जोसेफ बटिस्टा, ये करवाया था बकायदा, जोसेफ बैप्टिस्ट इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं, जो किसके अधीन थी? एनी बेसेंट के अधीन। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र उसके आसपास के क्षेत्र में थे और एनी बेसेंट आपकी सारे देश में थी। सिर्फ महीने का ही फर्क है 1916 में, पहले बाल गंगाधर तिलक फिर एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई? अब इसका मुख्यालय कब भारत में आया? 1882 में अडियार में, लेकिन स्थापना कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। कर्नल ब्लावाट्स्की याद हो तो थोड़ा बहुत, और 1882 में इनकी मृत्यु के बाद उसमें आपके एनी बेसेंट जुड़ जाते हैं। अडियार मद्रास के पास इसका हेडक्वार्टर आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट। और कर्नल ब्लावाट्स्की के बाद आलकाट भी है। आलकाट ब्रिटेन के थे ना, सॉरी यूएस के, और ये रसिया के। भारत की स्वतंत्रता के में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री भारत की घोषणा करते, सबको पता है, लेबर पार्टी, क्लीमेंट एटली, इनकी पार्टी भी पूछी हुई है। लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी? उदारवादी थे लेकिन लेबर पार्टी से। बस ये आपके क्वेश्चन थे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो मोस्टली जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप खुद सोचो कि कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो हमने आज की क्लास में आपको दो कंसेप्ट करा दिए वर्ल्ड हिस्ट्री के, व्यापारवाद और वाणिज्यवाद का कैसे प्रसार हुआ, और कृषि क्रांति इंग्लैंड में आई तो इंग्लैंड में क्या है, स्पेन और फ्रांस में थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट थे। अगली क्लास में हम करेंगे औद्योगिक क्रांति और उसके बाद फ्रांस की क्रांति, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपका मोस्टली जल्दी से ये सिलेबस कवर करा दें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।